So good morning all of you once again. I hope all of you are doing great. Now in the last lectures we discussed the entire chapter number 3. So technically हमने EIS का 1, 2, 3 and third was the most difficult chapter if you ask me. उसको भी डिटेल में कवर कर लिया था. Today I have an objective to probably revise the entire chapter 4 because chapter 4 फिर भी बहुत लेंदी है. काफी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि यार बहुत लेंदी चैप्टर है. It's little difficult to revise on their own. That is why I'm here. Probably will finish off the entire chapter 4 today. अगेन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. चैप्टर 4 एंड 5 दोनों काफी सिंपल है. रादर 5 तो अपने आप में एक टाइम पास है. मतलब आधा बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, आधा आरबीआई के बारे में लिखा हुआ है, आधा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लिखा हुआ है एंड बहुत लिमिटेड जो चैप्टर का नाम है कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिटरली कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ कंपनीज के नाम दिए हैं एंड हाउ डू यू इंप्लीमेंट कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इतना सही पार्ट दिया हुआ है. सो चैप्टर 5 इज वेरी वेरी सिंपल. ज्यादा फोकस चैप्टर 4 पे करेंगे बिकॉज चैप्टर 4 इज समथिंग व्हिच इज वेरी लेंदी. हालांकि काफी सिंपल है बट बहुत लेंदी चैप्टर है. सो समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज कि यार मेरे को एग्जैक्टली कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए एंड हाउ टू आंसर दोस क्वेश्चंस. दैट इज गोइंग टू बी आवर ऑब्जेक्टिव टुडे. वी गोना स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4. शुड वी गेट स्टार्टेड? Should we get started? Chapter 4. Okay. Come to part A. फटाफट उठाएंगे. बहुत सिंपल से चैप्टर है, बहुत डिटेल में देखने के लिए बट काफी सिंपल है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कम टू पेज नंबर 4 पॉइंट डायरेक्टली. देखो 4.3 पे तो कुछ नहीं, ई कॉमर्स क्या होता है वो बताया हुआ है. आई डोंट थिंक एट अ दिस लेवल एंड राइट नाउ आफ्टर लास्ट 6 मंथ्स जो हमने दुनिया में जिए हैं उसके बाद मुझे ई कॉमर्स बताने का जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स सिंपल. द कमर्शियल वर्ल्ड विच वॉज probably a physical world once upon a time, now those transactions taking place electronically is called as e-commerce, nothing else. ठीक है. अब ये जो डिफरेंट खतरनाक एग्जांपल है, पहले हम कैसे उठते थे, आजकल कैसे उठते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस स्टूपिड थिंग नाउ. डायरेक्टली काम की बात करते हैं. Difference between traditional commerce and e-commerce. I'm sure this is a BCom level question. I don't expect them to ask this question at a professional exam at an intermediate level. But still आपको मालूम रहेगा दोनों में मेन डिफरेंस क्या है. सर एक में पूरे ट्रांजैक्शन फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के अंदर होते हैं. सर फिजिकल वर्ल्ड के लिमिटेशंस हैं, टाइमिंग्स रहेंगे शॉप के कि शॉप प्रॉब्ली 9 o'clock से लेकर शाम को 6 o'clock तक ओपन है. बट इलेक्ट्रॉनिक दैट इज ई कॉमर्स वर्ल्ड इज ओपन 24/7. हाँ, इन अ फिजिकल वर्ल्ड द डिलीवरी द प्रोडक्ट इज इमीडिएट. मतलब आप इमीडिएटली शॉप पे जाओगे, प्रोडक्ट परचेस कर लोगे, आपको डिलीवरी मिल जाएगा. इन e-commerce the delivery is going to take a time, but earlier it used to take 10 days. Now it's as low as even 60 minutes or 1 day according to me. So that's the major difference between traditional commerce and e-commerce. ये बिल्कुल टाइम पास है. आज चैप्टर नंबर 4 पूरा खत्म करना बेटा. सिंसियरिटी चाहिए मेरे को. अगर सिंसियरली सब साथ साथ पढ़ते जाओगे खत्म हो जाएगा. ठीक है, एक काम करो 2 मिनट स्पेंड करो, डिफरेंस पढ़ लो. ये बीकॉम लेवल है, मेरे को लगता नहीं तुम्हें कभी और पढ़ने का जरूरत है. फटाफट से एक बार पढ़ो, उड़ा दो जल्दी से. देन विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पार्ट. पार्ट ए से क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन आ सकता है वो डिस्कस करेंगे. पहले फटाफट से ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स का डिफरेंस पढ़ लो जल्दी से. डन. अब देखो पार्ट ए में ना 2 ही इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस. ठीक है, और दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स. तो कंपोनेंट्स को साइड में रखते हैं. पहले लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स. नाउ इफ यू थिंक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, रादर देन राइटिंग जनरल आंसर कि ये बेनिफिट है ये बेनिफिट है, थोड़ा इनको स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा. तो पहला बेनिफिट्स फॉर हू? बेनिफिट्स फॉर माय कस्टमर्स. एक कस्टमर के बेनिफिट क्या है? टेल मी वन थिंग. Earlier, when let's say there was no Amazon or Flipkart, can I say हमको कुछ लिमिटेड स्टोर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था. वहां जो वैरायटी मिलेगा उसके साथ में ही हमको डील करना पड़ता था.
प्लस बार्गेनिंग पावर काफी कम था कस्टमर के लिए, डिस्काउंट्स वगैरह बहुत लिमिटेड थे. बट कैन आई से नाउ फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वीनियंस. bigbasket.com से यू कैन ऑर्डर ग्रोसरीज. लेट्स से आई एम टीचिंग राइट नाउ and you know it's very simple. The guy will come probably in 5 minutes or 10 minutes. I'll collect the stuff and it's over. So can I say extremely convenient for me. Number 2, time saving. I don't have to go out and you know use my head in the traffic to you know buy products. It can come to my doorstep immediately. Now various options matlab variety, because literally you are you know transacting with the entire world, so you have an option to consume any kind of product altogether. It is not restricted to a geographical location anymore. Easy to find reviews. Now earlier I used to believe रिव्यूज कौन पढ़ता होगा, बट नाउ आई बिलीव रिव्यूज कौन नहीं पढ़ता है. रादर बिफोर गोइंग टू एनी शॉप और एनी रेस्टोरेंट और मे बी एनी रिजॉर्ट, लाइक इन टुडेज वर्ल्ड, इफ यू ट्रैवलिंग एनीवेयर, यू विल फर्स्ट वांट टू रीड अबाउट द रिव्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, एंड दैट इज व्हाई द कस्टमर रिव्यूज हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस माई सेल्फ फर्स्ट हैंड. यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Recently we traveled to Goa, and in Goa we stayed with ITC, and even a hotel like ITC believed that they deserve, and rather they need good reviews from their respective customers. So I'm just trying to say, even best of the best organizations today believe that good reviews online are a very important part for them to maintain customer loyalty and get a good reputation in the market. So easy to find reviews, that is the best possible advantage from a customer point of view. देन आपको मालूम ही है कूपन्स एंड डील्स भर भर के यार. कूपन्स एंड डील्स के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं जस्ट बिफोर मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन. एनी टाइम एक्सेस, यस दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. लाइक 24/7 है, कोई लिमिटेशन नहीं है दैट डे टाइम में ओपन रहेगा, नाइट टाइम में ओपन रहेगा. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन डजंट वर्क. तो कैन आई से फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे बेनिफिट्स है. इनमें से कोई भी 2-3 बेनिफिट आप जो पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो वो आराम से एग्जाम में लिख सकते हो. सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज वर्ल्ड. तो फर्स्ट द बेनिफिट्स आर गिवन फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. फटाफट से 1 मिनट स्पेंड करो, जल्दी से पढ़ो, अच्छे से एक बार रीड कर लो, समझ के रीड कर लो ताकि तुमको एग्जाम में लिखने में तकलीफ ना आए. ये बहुत सिंपल एरियाज है. जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम. Done? The second part is benefits to businesses. That means जो sellers है हमारे लिए, जो मतलब core vendor है जो product को provide कर रहा है हमको. See, ऐसा नहीं है कि when you're buying from Amazon, you're not buying from a local seller. Even a local seller is listed on Amazon today. So technically there are not only benefits for the customers, there are benefits for the sellers also. Now what are the big, सबसे बड़ा advantage क्या है? The biggest advantage of this e-commerce world, if you ask me, is their customer base increases significantly. So when you have a small shop, your customer base is maybe that area, maybe that locality, maybe that particular city or that particular town, but it cannot go beyond to multiple districts and all. But now when let's say you as a seller are listed on Amazon, Snapdeal or Flipkart, wherever you want to be, then in that case the entire country is technically your target market, the entire country is your customer base. So सबसे बड़ा advantage उनके लिए क्या है? Increase customer base, which is definitely true in today's world, because when I'm placing an order, it doesn't matter ये order मेरे को बैंगलोर से आ रहा है या गुड़गांव से आ रहा है. What matters to me is जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए क्या वो आ रहा है क्या at the least possible price. That is more important from a customer point of view. That is why even a seller keeps getting orders from different parts of the country. उसका जो अभी geographical location है वो restriction खत्म हो चुका है पूरा का पूरा. नेक्स्ट चीज, रेकरिंग पेमेंट्स मेड इजी. बिल्कुल लॉजिकल है. लाइक हर कोई क्या चाहता है ना कि कस्टमर जब रेगुलरली पे करना है किसी चीज के लिए, लाइक लेट्स से बुकिंग अ मूवी टिकट, बट नाउ इट इज सो सिंप्लीफाइड दैट इवन इफ यू वांट टू जस्ट थिंक कन्वीनियंटली दैट इज दिस संडे कैन आई वॉच अ मूवी, नाउ बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज सो सिंपल,
in your head, otherwise you would have been contemplating क्या मुझे वहां जाके टिकट बुक करना चाहिए, ओरिजिनल प्रोसेस, बट नाउ यू आर लाइक लेट मी जस्ट लुक एट इट वंस, एंड व्हेन यू लुक एट इट वंस, देखने में क्या हर्ज है, तो उससे बुक करने में क्या हर्ज है, becomes very very easy. So you know, recurring payments, they become very very simple, and that is how the habitual customers will actually become a recurring customer and loyal customers for you. Instant transaction, that is basically ready transaction. इससे सेलर के लिए फायदा क्या है, उसको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना, कस्टमर को कन्विंस नहीं करना है, कस्टमर इमीडिएटली पैसा पे कर देगा. क्रेडिट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. Provides a dynamic market, obviously sir, because they are also competing with lot of other sellers in the world and they have to be, you know, on their toes. Overall उनके लिए cost reduce होता है, बिल्कुल reduce होता है, उनका जो operating cost है significantly reduce होता है. Like there are so many restaurants which are, you know, no dine-in option, they only deliver. Do you get my point? So for them, think about this, जो customer से deal करने का hassle है, वो जो cost है, वो पूरा का पूरा zero हो जाता है. And can I say, lot of organizations at a bigger level would want to improve their efficiency significantly because उनके पास में क्या है, अभी जो कॉस्ट बेनिफिट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट सेल करना आसान है. समझ रहे हो मेरे बात? वंस पीपल आर लेट्स से फॉर एग्जांपल सेलिंग अ OnePlus फोन, सो मे बी एक जमाने में फोन्स बेचने के लिए मुझे अलग अलग स्टोर्स का जरूरत पड़ता था, अब मुझे जरूरत नहीं है. वंस पीपल अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू बाय इट ऑनलाइन वेरी वेरी इजीली. सो यू नो, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूसेस एंड द एफिशिएंसी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. अगर आप नए मार्केट में एंटर करना चाहते हो, वो काफी ईजी रहेगा कंपेरेटिवली, बिकॉज यू जस्ट नीड टू मेक न्यू प्रोडक्ट. सेलिंग करने के लिए डिलीवरी चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. एंड यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स इज अ सब्जेक्टिव पार्ट, बट इट्स इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन रहेगा दैट इवन सेलर विल बी फोर्स टू, यू नो, कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ताकि एक कस्टमर उसको ही चूज करे. इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है. लास्ट, बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है क्योंकि मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस का ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो ओवरऑल जो करप्शन है या जो टैक्स अवॉइडेंस है वो काफी रिड्यूस हो सकता है सिग्निफिकेंटली. एंड जो इलीगल ट्रेड्स है या इलीगल प्रोडक्ट्स में जो डीलिंग है वो काफी हद तक रुक जाएगी कंपेरेटिवली, बिकॉज फिजिकली ट्रेडिंग कम होता है. ये सिर्फ सब्जेक्टिव है मेरे हिसाब से. नाउ if someone is dealing with narcotics and drugs, apparently I've heard that people sell or do these transactions even online as well. I don't know how it works, but that's the dark web for you. So yes, there are always both the sides to a story. कुछ अच्छा बात भी रहेगा और कुछ बुरा बात भी रहेगा. But हाँ, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए benefits of e-commerce, write 2-3 points from user point of view, that is the customer point of view, 2-3 points from the seller point of view, and 1 or 2 points from government point of view. इतना लिखा आपने तो 6 मार्क का क्वेश्चन अगर आया भी तो आपके लिए बहुत केक वॉक रहेगा, and you will be able to score good marks in this question. तो ये मेरे हिसाब से बहुत आसान पार्ट था. फटाफट से पढ़ो, उड़ा दो. देन वी गो टू द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट ए. जल्दी एक बार पढ़ लो बेनिफिट्स को वापस से. इफ यू आर कंफर्टेबल विल प्रोसीड. बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा ये. डन. Chalo, let's go next. Now we're going to talk about, you know, components of e-commerce. And before we go to components, they talked about that e-commerce का जो business model है. What is business model? Business model is basically a mechanism or a framework by which you plan to, you know, sell your products, get money for your organization. Basically, how will you make money by this particular business, you know, idea? That is called as business model. So it's a proper framework that, you know, we either let's say I will become an aggregator. Aggregator मतलब क्या? मैं
उबर फॉर एग्जांपल, तो मैं सारे कस्टमर्स को एक जगह लेके आएगा एंड सारे ड्राइवर्स को एक जगह लेके आएगा, ड्राइवर्स में पार्टनर्स एंड इन पार्टनर्स को मैं मेरे कस्टमर से कनेक्ट करेगा. दैट इज माय बिजनेस मॉडल एंड दिस इज हाउ आई विल चार्ज कमीशन पर ride and I'll earn money. So this is called as business model. Business model is more like a framework or a way by which you will execute your business idea and make money. That is called as business model. Now, at a broader level in e-commerce, majority of the businesses falls under the category of B2C. That means they're directly, connecting with the customer. That is B2C category. You talk about your Amazon, talk about your Flipkart. That's like a B2C model. Now talking about B2B model, like, Alibaba हो गया, जहां पर आप बल्क के अंदर दूसरे businesses को बड़े businesses से connect करते हो. That means connecting a manufacturer with the wholesaler and a retailer. That is called as B2B model if you ask me. So you have India Mart, you have Alibaba. So these are the entities जिनका objective है not directly connecting with the customer but ideally connecting with the respective businessman or a businesswoman. The last option is C2C, that is customer to customer. You have OLX, you have your cardeko.com, cars24. What's the objective? Basically एक existing customer जो मेरा exist करता है उसको मैं दूसरे customer से connect करूंगा, वो एक दूसरे से deal करके transaction कर सकते हैं. They are not like regular businessmen or businesswomen. They are here for like one time transactions. eBay सबसे common था उसके अंदर, जहां पर आप literally कुछ भी बेच सकते हो, tickets, posters, अपने घर के अंदर अपने पुराने जो कप्स रखे हुए हैं, एनीथिंग एंटीक व्हाट यू हैव कैन बी सोल्ड फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर कस्टमर. दैट्स लाइक अ C2C मॉडल. सो बेसिकली फॉर अ कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज कॉल्ड एज C2C पर्सपेक्टिव. सो ये तीन अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल्स हैं जो ई कॉमर्स वर्ल्ड में काम करते हैं. आई एम श्योर ये आपको बहुत पहले स्कूल में पढ़ा दिया होगा. नाउ कम टू components of e-commerce. Talking about components, that means इस e-commerce के वर्ल्ड के अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क मी इट्स द यूजर. दैट इज माई अल्टीमेट कस्टमर या यू कैन से कंज्यूमर जो ई कॉमर्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम प्लेसिंग ऑर्डर विद bigbasket.com, आई एम द यूजर और आई एम द कस्टमर और द कंज्यूमर. कैन आई से एक यूजर को समझना बहुत जरूरी है, एक यूजर के नीड्स को समझना बहुत जरूरी है, एक यूजर के लिए कन्वीनियंस कितना होना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है. उसके बिना ई कॉमर्स वर्ल्ड कैन नॉट वर्क. I'll tell you what, 15 years back when I used to think that, I think not even 15, almost 11 years back, 10, 11 years back, when Uber came into India, let's say Uber came to India and Ola was started in India, on that time, the cab used to be booked from a website. And website used to be so complicated after a point in time that you will take more than half an hour to actually book a cab. So I think they would have realized that we have to make it so convenient, so simple that actually एक customer को ये ना लगे कि एक effort है cab book करना, उसको लगना चाहिए it is so effortless in the process that मेरे को कम से कम stress रहने वाला है. So that's basically understanding the user psychology. That is the first and the most important component from a e-commerce point of view. सेकेंड वन इज माई ई कॉमर्स वेंडर्स. वेंडर्स मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो सप्लायर्स रहने वाले हैं, जो सेलर्स रहने वाले हैं. सी दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी प्रोवाइडिंग द यूजर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली वेंडर्स के बिना भी ई कॉमर्स वर्ल्ड काम नहीं कर सकता बिकॉज सब कुछ Amazon खुद से बना के नहीं बेच सकता है. Amazon को मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरर्स लगने वाले हैं और मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ में होलसेलर्स भी लगने वाले हैं जो एक्चुअली में प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले हैं. Amazon is going to just act as a platform. Yes, up to a certain level कुछ चीजों को मैन्युफैक्चरिंग Amazon खुद शुरू करेगा जहां उसको लगता है ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर बेस एग्जिस्ट कर चुका है. दैट इज डाइवर्सिफिकेशन इन द बिजनेस. बट एट अ ब्रॉडर लेवल व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ ई प्लेटफॉर्म द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट राइट सेट ऑफ माय सेलर्स एंड टू गेट राइट सेट ऑफ कस्टमर्स. सो यूजर्स एंड माय ई कॉमर्स वेंडर्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है. आइडली ना ये पॉइंट नहीं खत्म हो जाता है. दिस पॉइंट एंड्स हियर ओनली. यहां से ना एक नया ही पॉइंट शुरू होता है. This is a new point altogether where there can be a separate question. इसको मार्क करना, यहां पर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है. क्या चीजें मैं बताऊंगा अभी के लिए. कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट क्या हो गया, यूजर हो गया. दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, ई कॉमर्स वेंडर हो गया. अब ये एक अलग लाइन लिख रहा है, वो कभी कभी कंपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछेगा, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा. ई कॉमर्स वेंडर्स फर्दर नीड्स टू एंश्योर. अगर ई कॉमर्स में जो वेंडर्स है, तो एग्जाम्पल क्या देगा बताएगा एग्जाम में. अज्यूम यू आर ए ई कॉमर्स वेंडर, दैट मीन्स यू आर अ सेलर. और अगर आप चाहते हो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली या इफिशिएंटली मतलब रन करना, मतलब अपने ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फुलफिल करना चाहते हो, तो आपने एज ए ई कॉमर्स वेंडर क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी. कैन आई से
Every e-commerce vendor needs to have a strong supply chain management in place. They should know what quantity of resources they have, what quantity of finished goods they will be able to procure easily. Because जब वो promise कर रहे हैं अगर एक पोर्टल के ऊपर अपने कस्टमर को that we will deliver this in 3 days, क्या उनके पास में एक्चुअली इन्वेंट्री एग्जिस्ट करता है? क्या उनके लॉजिस्टिक पार्टनर्स इतने स्ट्रॉन्ग है जो 3 दिन में डिलीवर कर पाएंगे? तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो बेसिकली अगर आप एक ई कॉमर्स वेंडर हो, आपको ये फॉलोइंग चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी. द फर्स्ट थिंग इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. That do they have right and enough suppliers? Are they operationally safe? So इसलिए पता है क्या Amazon भी क्या बोलता है, it is fulfilled by Amazon. मतलब बार बार नाम लिखता है ना, ऐसा क्यों लिखता है? ताकि लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि ये फेक प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट रहेगा. दूसरा है वेयर हाउस ऑपरेशन. नाउ वेयर हाउस ऑपरेशन का मतलब क्या है? एज सुन एज द ऑर्डर इज रिसीव्ड, आइडियली सप्लायर के लोकेशन से जो हमारा ये लॉजिस्टिक पार्टनर रहेगा, या लेट्स से जो Amazon है फॉर एग्जांपल, जो प्लेटफॉर्म पार्टनर है, ये सप्लायर के यहां से पहले वेयर हाउस ऑफ Amazon पहुंचेगा, वहां से उनके लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू एक कस्टमर तक पहुंचेगा. तो ये वेयर हाउसिंग ऑपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. दिस ऑल नीड्स टू बी प्री लिंक्ड प्रॉपर्ली, नीड्स टू बी स्मूथ, ताकि डिले ना हो प्रॉपर डिलीवरी प्रोडक्ट के अंदर. शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. दे नीड टू हैव राइट प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड कैटलॉग्स, क्योंकि जब तक पूरा वैरायटी कस्टमर को नहीं मिलेगा वो आसानी से प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा. दे नीड टू हैव गुड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मैरियट, दे हैव अ लॉयल्टी प्रोग्राम. टाटा क्लिक हैज अ लॉयल्टी प्रोग्राम. एवरी ऑर्गेनाइजेशन टुडे हु इज वर्किंग इन द ई-कॉमर्स वर्ल्ड हैज अ लॉयल्टी प्रोग्राम. They need to have some showrooms for offline purchases. You remember OnePlus का एक experience store है JM Road के अंदर, JM Road पे पूना में, Phoenix में. Recently you will be shocked. I was roaming around. I was there, not roaming around. I was there in Bangalore. In Bangalore, one of the most you can say कोर एरियाज, उनका जो एमजी रोड, ब्रिगेड रोड वाला जो एरिया है, सबसे एक्सपेंसिव एरिया जो है, वहां पर एक ह्यूज प्रॉपर्टी है. लाइक इट यूज्ड टू बी अ सिनेमा हॉल वंस इन अ व्हाइल, एक जमाने में. उसको भी उन्होंने सैमसंग ने एक एक्सपीरियंस स्टोर में कन्वर्ट कर दिया है. एंड व्हेन आई गॉट टू नो इन डिटेल अबाउट दिस, उस सैमसंग स्टोर का जो रेंट जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 20-25 लाख रुपीज रहेगा पर मंथ. दैट मीन्स दे आर स्पेंडिंग मोर देन 4-5 करोड़ रुपीज on the operating cost of that store, जहां वो प्रोडक्ट बेचते भी नहीं है. बेचते मतलब if you want to buy you can buy it, but ideally that's more like a opera house. That is more like experience store out there. Just think about this, the amount of money these companies are spending right now just for the better experience of the customer. That let's say a customer is roaming around on that MG Road, Brigade Road, उसको opera house दिखता है, वहां पे एंटर करता है. लेट्स अंडरस्टैंड द सैमसंग के प्रोडक्ट्स देखेगा और कभी ना कभी उसको कुछ पसंद आएगा, वो ऑनलाइन परचेस कर लेगा. तो दे डोंट केयर वहां से सेल कितना होता है. व्हाट दे केयर इज यहां पर फुटफॉल कितना होता है, कितने लोगों को पता चल रहा है कि सैमसंग एग्जैक्टली क्या बना रहा है एट अ technological point of view. So that's the ideology here. That's important from a vendor point of view. फिर अलग अलग ऑर्डरिंग मेथड्स होने चाहिए, गारंटी वारंटी तो एग्जिस्ट करता ही है. तो बेसिकली अगर एक वेंडर चाहता है उसके ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन हो, उसको भी ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे. तो वेंडर की पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है. अनफॉर्चुनेटली आईसीआई से क्वेश्चन पूछता है. आई विल शो यू 2-3 क्वेश्चंस जो वो स्पेसिफिक लाइन पिक करके पूछ लेगा और तेरे को आंसर लिखना मुश्किल होगा. इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को पिन पॉइंट करते जा, आइडेंटिफाई करते जा. फटाफट से काम कर, रीड दिस लाइन. पहले ई कॉमर्स वेंडर पढ़ ले, यूजर पढ़ ले, फिर ये जो पॉइंट है यहां से कि अगर एक ई कॉमर्स वेंडर सक्सेसफुली ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज दिमाग में रखनी चाहिए. आउट ऑफ दीज इवन इफ यू राइट एनी 4-5 पॉइंट्स, इट्स मोर देन सफिशिएंट. जल्दी पढ़ो फटाफट से.
डन. अरे पढ़ा क्या भाई? सो कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? यूजर है ऑब्वियसली. नंबर टू, ई कॉमर्स वेंडर और यू कैन से द सेलर और द सप्लायर जो एक्चुअली आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है. थर्ड पार्ट इज technology infrastructure. Now this is the biggest thing. Rather I'll tell you what, from a traditional commerce and e-commerce जो main difference जो है वो technology infrastructure ही create करता है. They can ask you a specific MCQ also on technology infrastructure कि एक e-commerce world के अंदर what is the core relevance of technology infrastructure. Think about this. If we don't have good internet facility का अलग से point बन सकता है, but just think about this. If we do not have networks or let's say we don't have right devices or mobile applications, so basically having a right hardware as well as a software will include the operating system as well as the mobile application. So basically without computer devices, think about the entire e-commerce world. User also needs this, supplier also needs this, e-commerce platform definitely needs this. So basically if you ask me, computer, hardware, software, right mobile applications, digital library where you store these huge volume of data कि भैया नाइकी का एक आपको 1000 टाइप का टी शर्ट मिल जाएगा, 1000 टाइप का शॉर्ट्स मिल जाएगा, उसका इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, साइज स्पेसिफिकेशंस हो गया, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनता है. देखो नंबर वन, राइट सेट ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड डेटाबेसेस. दिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओनर पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, मोबाइल एप्लीकेशन, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ ई-कॉमर्स platform point of view. Digital library is nothing but other words for database only. याद है object oriented database model? So that's the same thing. That is how and where and how much data you can store in different forms, in the form of audio, video, and let's say maybe in the form of images. And most importantly, how does the communication takes place? That is data interchange. Data interchange is basically enabling communication over the e-world between the customers and the suppliers. For example, there is someone to chat with you on every mobile application. हर मोबाइल वेबसाइट पे कोई ना कोई एक बाय डिफॉल्ट एक रोबो रहेगा जहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहते हैं. दे आर देयर टू गाइड यू. कैन आई से दैट्स बेसिकली फैसिलिटेटिंग डेटा इंटरचेंज, दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट सेट ऑफ पीपल. ये सब कुछ मेरे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है. अगर आप मुझे ब्रॉडर लेवल पे पूछोगे, computer, server, databases, computer will include the hardware and the software, both part, right mobile applications, then digital library is somehow part of overall database only, but still उन्होंने अलग से पॉइंट बना के दिया है. एंड फोर्थ पॉइंट इज जनरल पॉइंट दैट हाउ डू दे अलाउ अ डेटा इंटरचेंज ऑप्शन. दैट मीन्स अ कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है बाय विच यू कैन एक्चुअली शेयर डेटा एंड अंडरस्टैंड व्हाट अ कस्टमर वांट्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट अ सप्लायर कैन सप्लाई और प्रोवाइड टू यू. ये सब कुछ मेरे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होता है. तो देखो कंपोनेंट्स में आपको पहला यूजर पता होना चाहिए, ई कॉमर्स वेंडर पता होना चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी का जो रेलेवेंस है वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. बिना टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक यूजर और एक ई कॉमर्स वेंडर कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, इंटरनेट या नेटवर्क. ये चीज को भी मैं पता है क्या है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालूंगा, पर उन्होंने इसको अलग से पॉइंट बना के दिया है. विदाउट राइट इंटरनेट आई डोंट बिलीव ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कैन टेक प्लेस. रादर आज भी हमें काफी इंटरनेट प्रॉब्लम फेस होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, बट स्टिल आई बिलीव दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट over a period of time. Rather, there are a lot of theories that assume a situation. If something goes wrong to the world and let's say everything gets over, like all living beings are over in this world, they don't exist. There are still few things which will keep on running on their own for some point of time. And the most important thing is internet, that won't stop even if we don't exist for some point in time, at least for few days, because it's so much automated in on its own because of smooth flow of network. इसीलिए वो अपने आप में चलते रहेगा अगर हम भी exist नहीं करेंगे for at least few months. That's more of a theory. Next, web portal. So web portal is nothing but my websites or let's say e-platforms जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से interact करते हैं. And I will need a web server and a web browser to interact with those web portals.
पेमेंट गेटवे nowadays is very very common because पहले ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करते थे. now online payments have become very very simple, so you have multiple payment gateway portals by which you can easily and safely make payment for your transactions. so can I say bottom line, एक नॉर्मल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में जो आप एक्सपीरियंस करते हो, आप यूजर है, कोई ना कोई सप्लायर सेलर रहेगा, वो ई कॉमर्स वेंडर बन जाएगा. You will need a computer. The platform guy needs a lot of technology infrastructure. Even a supplier needs a technology infrastructure. So third point is technology infrastructure. You all need internet to interact with each other. उसके बिना आप लोग ये transaction complete नहीं कर सकते हो. Then for making payments you will need a payment gateway. इस तरीके से आप कोई भी 4-5 पॉइंट को एग्जाम में लिख सकते हो. If they ask you components of e-commerce, yes, this can be a question for 4 marks. इसके अंदर अगर specific question आया from a e-commerce vendor point of view, मैंने आपको मार्क करवा के बोल दिया है कि एक vendor effectively and efficiently ये transaction एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उसने इन फॉलोइंग चीजों को दिमाग में रखना चाहिए. वो सिर्फ वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए. समझा क्या? अरे समझा क्या भाई? दैट्स पार्ट ए. खत्म हो गया पार्ट ए. फटाफट से 2 मिनट स्पेंड करो, रिवाइज कर लो, विल गो टू पार्ट बी. बहुत सिंपल है यार, पर बहुत सारे पार्ट्स भी है इसके अंदर. जल्दी से पढ़ो. बेटा तेजस, सिर्फ हेडिंग लिख के क्या मिलेगा मुझे बता. और हेडिंग कितनी जनरल है और ये कंटेंट कितना सिंपल है. इस चैप्टर में तो तूने हेडिंग के साथ में एटलीस्ट एक दो लाइन तो लिखना चाहिए ना यार. तू कभी भी आईसीआई का सेशन से दिखेगा ना, हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, बट हेडिंग्स के अलावा अंदर एटलीस्ट तूने एक लाइन तो लिखना चाहिए मिनिमम, बेर मिनिमम. और ये तो तेरा नॉलेज है यार. मतलब यू गाइस आर ऑलमोस्ट 18-19, यू हैव बीन यूजिंग दिस e-commerce, or you have been part of this e-commerce for so many years now. Like I'm sure majority of you by now would have done some or the other online transaction. It is not that difficult to write about it. Think like a rational person यार. तुम लिख सकते हो 1-2 पॉइंट आराम से. अंदर 1-2 लाइन लिखना बहुत आसान है. लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, लिखो. सी यही प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट में, मैं तुमको बार बार रिपीट करता हूं. क्या है, समझना बहुत आसान है, बट राइटिंग पार्ट रिक्वायर सम प्रैक्टिस. मैं तुमको वही बता रहा हूं. दिस इज समथिंग शायद कुछ लोगों में ये इनहेरेंटली प्रेजेंट रहेगा, वो आसानी से लिख पाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ यू, लेट्स से इंक्लूडिंग मी, यू विल हैव टू ट्राई मोर, प्रैक्टिस मोर, प्रॉब्ली राइट इट वंस और वाइल, तब तुमको और कॉन्फिडेंस आएगा यार. देयर इज नो अदर वे. Have you done with part A? Just give me 1 second, no? Chalo, let's start with part B now. Part B is very very simple. This will just cover 2 important things. So one is called as 2-tier architecture and second is called as 3-tier architecture. Simple शब्दों में बेटा अगर आप मुझे पूछोगे ना, normally this entire evolution of e-commerce, now we even have 4-tier architecture, and beyond that rather, I'll tell you what, and we have reached such a level that we don't even discuss what is 2-tier and 3-tier in real life, but theoretically तुम्हारे syllabus में अभी भी है. देखो 2-tier architecture simple क्या बोलता है, when they started creating initial web pages, they said it's simple, we have one as a user tier, or you can say presentation tier, and second is called as database tier. मतलब database एक जगह स्टोर होगा,
समझ रहे हो मेरा बात? एंड यूजर से इंटरैक्ट करने के लिए हमारा यूजर टियर रहेगा या प्रेजेंटेशन टियर रहेगा। तो बेसिकली यूजर इससे ही एक्सेस करता है, यूजर अपने रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन टियर को ही देगा, और प्रेजेंटेशन टियर में ही ना बिजनेस लॉजिक है, वो ही समझेगा यूजर के रिक्वायरमेंट को और डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके प्रोवाइड कर देगा। ये एक सिंपल 2 टियर आर्किटेक्चर है। बट आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे, the amount of load which user or presentation tier will have, it will not be able to process, and eventually उसका overall जो processing capability है वो गिरना शुरू हो जाएगा। That is why from 2 tier they went to 3 tier architecture। 3 tier architecture क्या बोलता है, यहां से काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारा presentation tier एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस टियर एग्जिस्ट करता है, बट जो हमारा बिजनेस लॉजिक है उसको हमने एक अलग से टियर बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज application tier. So your entire business logic is present here. So now user will still interact with the presentation tier. अभी इंटरेक्शन ऑफ यूजर स्टिल रिमेन सेम, बट यहां से जो हमारा मेन सर्वर है, दिस इज आवर मेन सर्वर, तो कैन आई से यहां से वो जो हमारे यूजर का रिक्वेस्ट है वो हमारे एप्लीकेशन टियर को देगा, सर्वर को देगा, वो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेगा, डेटा रिट्रीव करके उसको सही तरीके से समराइज करके वापस प्रेजेंटेशन टियर को दे देगा, एंड प्रेजेंटेशन टियर से यूजर को उस डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। दिस इज अ सिंपल 3 टियर आर्किटेक्चर। बोलने के लिए बोला होगा 3 टियर आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं बोल रहा हूं इस एप्लीकेशन टियर के भी 2 पार्ट बन गए। नाउ यहां पर दैट्स वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्स इनटू पिक्चर। सो जो बिजनेस लॉजिक है, एक तो है जो हमने स्टैंडर्ड बिजनेस लॉजिक, फॉर एग्जांपल नाइकी शॉर्ट्स को सर्च करेगा, तेरे को ये 50 चीज दिखानी है, समझ रहे हैं, तो बेसिक बिजनेस लॉजिक डाल दिया, साथ साथ में एक एडिशनल टियर बनाया, क्योंकि ये नाइकी शॉर्ट्स ढूंढ रहा है उसके साथ में मैचिंग टी शर्ट भी दिखा दे, उसके साथ में मैचिंग दूसरे कोई और ब्रांड का शॉर्ट्स भी दिखा दे। दैट इज वेयर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग कम्स इनटू पिक्चर। सो आई वुड से वी हैव गॉन फार बियॉन्ड दिस। लाइक इट्स वेरी कॉमन यार, यू मेक अ परचेज ऑन मिंत्रा रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट, अलग साथ साथ में उससे कनेक्टेड बाकी दूसरे कलर के प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे तेरे को, या कोई दूसरे ब्रांड के तेरे को एड ऑन दिखाता है दैट along with this t-shirt buy these pair of shorts or buy these pair of shoes to complete your entire gear. Can I say indirectly ये एक थोड़ा सा मशीन लर्निंग एस्पेक्ट आ गया, जो आपके नीड्स को समझ के, आपको नीड्स के फोरकास्ट करके आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके दे रहा है विदाउट यू इवन आस्किंग। सो बेसिकली यूजर ने वो इंफॉर्मेशन मांगा भी नहीं है, फिर भी वो उसको क्रॉस सेलिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक एडिशनल लेवल हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये सबके बारे में आपके सिलेबस में नहीं लिखा है। तुम्हारे सिलेबस में 2 टियर क्या है, 3 टियर क्या है, तो भैया सिंपल है। 2 टियर के अंदर हमारे पास 2 ही चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज प्रेजेंटेशन टियर एंड माय डेटाबेस टियर। कैन आई से ये प्रेजेंटेशन टियर ही मेरा क्लाइंट टियर है एंड वही मेरा एप्लीकेशन टियर है, मतलब बिजनेस लॉजिक भी यही प्रेजेंट है, वो इंटरैक्ट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। हाँ, ये एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा बिकॉज ज्यादा इंटरैक्शंस करने के लिए डिवाइसेस नहीं रहने वाले हैं, बट ये सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ यूजर्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली गिरना शुरू हो जाएगा, एंड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जब आप अपने प्रेजेंटेशन टियर को चेंज करोगे ना, एप्लीकेशन टियर साथ साथ में चेंज करना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं 3 टियर का, क्योंकि 3 टियर में एप्लीकेशन टियर अलग है, प्रेजेंटेशन टियर अलग है, तो मुझे अगर यूजर इंटरफेस इंप्रूव करना है वो मैं इंडिपेंडेंटली इंप्रूव कर सकता हूं, बिजनेस लॉजिक इंप्रूव करना है उसको मैं इंडिपेंडेंटली इंप्रूव कर सकता हूं। सो 3 टियर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा लोड को बैलेंस करता है, आसानी से बदलाव को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं आते कंपैरेटिवली 3 टियर आर्किटेक्चर में। सो टॉकिंग अबाउट 3 टियर आर्किटेक्चर, यू हैव 3 टियर्स। नंबर 1 द प्रेजेंटेशन टियर और द top level where you are going to interact with the user. Second is the most important, that is called as application tier. It is also called as middle tier, logical tier या business logic tier. ये सर ideally presentation tier से ही पुल करके अलग तरीके से बनाया है। इसका काम है presentation tier as well as database tier दोनों से interact करके customer के needs को fulfill करवाना। And the last one is called as database tier, जहां पे आपका सारा data stored है। जरा नीचे देखो conclusion लिखा हुआ है, in a 3 tier architecture we have 3 layers. Client, that is basically my presentation tier, then you have server, that is nothing but your application tier, and the third one is your database tier, but obvious. Can I say जो presentation tier है वो request भेजेगा application tier को, जहां वो रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेसेस को टू गेट द राइट डेटा, एंड उसके बेसिस के ऊपर प्रेजेंटेशन टियर को डेटा बना के प्रोवाइड करके दे देगा। एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि ये यूजर इंटरफेस प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड है, तो सर अगर मुझे कुछ नया बदलाव लेकर के आना है, कैन यू सी, क्योंकि इफ यू वांट टू क्रिएट a quicker development through reuse of pre-built business logic,
मतलब यूआई आपका यूजर इंटरफेस आपको किसी और का पसंद है तो आप उसको पिक करके अपना प्रेजेंटेशन टियर बदल दोगे पूरा का पूरा। आपको एप्लीकेशन लॉजिक किसी और का अच्छा लगता है, आप उसको इमीडिएट जो प्री बिल्ट है उसको उठा के चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर प्रेजेंटेशन टियर डज नॉट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूजर एज वेल एज माय सर्वर। यहां पे यूजर अलग है, सर्वर अलग है, डेटाबेस अलग है, तो प्री बिल्ट लॉजिक्स अलग अलग यूज हो सकते हैं। फिर डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, मतलब अगर आपको लगता है परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो आप इमीडिएटली दूसरे एप्लीकेशन टियर पे शिफ्ट हो सकते हो, बिकॉज वो प्रेजेंटेशन टियर से कनेक्टेड नहीं है, आसानी से शिफ्ट हो पाएगा। एंड सर इफ यू वांट टू मेक चेंजेस विद इन द ओवरऑल टियर्स इट विल बी वेरी वेरी सिंपल, देयर आर नॉट गोइंग टू बी मेनी ट्रबल्स। डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो, सर हमारे पास करंट टूल्स अच्छे नहीं है, सब कुछ पुराना चीज है। आज की तारीख में वी हैव फार मोर मैच्योर टूल्स। आई एम टेलिंग यू वी हैव गॉन फ्रॉम 3 tier to even 4 tier, that is very very common today. Do you get my point? So इनके हिसाब से मेंटेनेंस वगैरह बहुत मुश्किल होगा, ऐसे टूल्स एग्जिस्ट नहीं गए जो इसको ढंग से डील कर पाएंगे। एंड सर ओवरऑल ये नेटवर्क ट्रैफिक को खराब कर देगा, बिकॉज मल्टीपल टीयर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट ट्रस्ट मी वी हैव गॉन टू अ फार मोर डिफरेंट लेवल। ये बिल्कुल बीकॉम लेवल से भी बेसिक लेवल है व्हेन इट कम्स टू बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज टॉट टू अस इन क्लास 11-12 when I was in class 11-12, that is if I'm not wrong 2007-8. So we are at least 13 years away from there. Do you get it? Spend 2 minutes फटाफट से एक बार 2 tier 3 tier architecture को read कर लो। 3 tier architecture important है, but I'll tell you what, they've already asked this kind of question in chapter number 2. chapter number 2 में भी सेम है ये 3 tier architecture। चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था मैंने आपको, 3 tier architecture एग्जिस्ट करता है वहां पर भी, और वहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो मुझे लगता नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी एमसीक्यू में कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको पढ़ाया है वापस से। फटाफट से पढ़ो और उड़ाओ। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या दैट मैं आपको सब कुछ ही पढ़ा रहा हूं वापस से? आई ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट? मेरे को भी लग रहा है, पर क्या करेंगे, दैट्स द चैलेंज यार। आई टेल यू ऑनेस्टली, इन थियरी इट्स डिफिकल्ट टू कट शॉर्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सी प्रॉब्लम क्या होता है, थियरी में मेरे को लगता है ये अलग से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, ये भी। एंड इफ आई एम टीचिंग अ चैप्टर, मैं चाहूंगा कि चलो पूरे पढ़ा दो, खत्म करो यार। मतलब सी इन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई कैन टॉक अबाउट 4 कॉन्सेप्ट्स, सॉल्व 3 क्वेश्चंस एंड चैप्टर इज ओवर। यहाँ थियरी में बहुत चैलेंजिंग होता है बेटा, बहुत चैलेंजिंग है। दिस एंटायर एफर्ट विल गो वेस्ट इफ अज्यूम मैंने सैम्पलिंग लगाया, जो मैंने छोड़ा वही एग्जाम में आ गया, तो तुम्हारा भी एफर्ट वेस्ट है, मेरा भी एफर्ट वेस्ट है। इट इज पॉसिबल राइट? बेटा हाउ टू राइट आंसर, भाई यही आंसर लिखना होता है बेटा। हाउ मतलब तेरा हाथ पकड़ के लिखाऊंगा मैं, मतलब इन ऑडिट इफ यू आस्क मी आई कैन स्टिल टेल यू दैट हाउ टू राइट आंसर। इन ईआईएस एक अभी तेरे से क्वेश्चन पूछेगा 3 tier आर्किटेक्चर का एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या, अब तेरे को यही लिखना पड़ेगा ना बेटा। हाउ मतलब क्या, पेन उठाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि भाई क्योंकि प्रॉपर सेग्रीगेशन है तो तू प्री बिल्ट एग्जिस्टिंग जो टीयर्स उनको यूज कर सकता है। लोड बैलेंसिंग आसानी से हो सकता है, बिकॉज तू एग्जिस्टिंग लोड अगर बढ़ गया एग्जिस्टिंग सर्वर के ऊपर, तो शिफ्ट कर देगा नए सर्वर के ऊपर, तुझे यही लिखना पड़ेगा ना बेटा। मतलब ईआईएस एसएम में हाउ टू राइट आंसर नहीं होता है, दैट्स बेसिकली नॉर्मल हाथ उठाओ और जो याद है वो लिखो, हेडिंग याद है, अंदर का एक दो लाइन याद है वो। हाँ इन लेट्स से if you ask me law, if you ask me auditing, where there is a lot of technical language in terms of law or standards, हाँ वहां मैं तेरे को बोल सकता हूँ कि चल थोड़ा आंसर अलग तरीके से लिख। यहां तो बेटा तेरे को यही लिखना पड़ेगा। हाउ का कुछ इसमें कुछ आज तक आईसीआई ने अपनी जिंदगी में 20 साल के अंदर कभी कोई अलग आंसर नहीं लिखा होगा यार। जो मॉड्यूल का है वही कंट्रोल से कंट्रोल भी सेट आंसर होता है बेटा, वर्ड बाय वर्ड।
वी डू नॉट हैव टू कोड, हमको कोडिंग नहीं करने का, हाउ टू डू कोडिंग, दैट आई टीच यू दैट। समझ, मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, मैं तेरे को समझा रहा हूं, थिंक फ्रॉम अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू। जब सजेस्टेड आंसर भी वही है, मॉड्यूल भी वही है, बच्चा पूछता सर मैं एग्जाम में आंसर कैसे लिखूं? ठीक है जाने दो, आई डोंट नो तुमको मेरे अंदर का फीलिंग्स पहुंचा कि नहीं पहुंचा मेरे को मालूम नहीं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट ओनली। एनीवेज, ये छोटा सा एग्जांपल दिया उसने ई कॉमर्स के अंदर, मतलब सेम वही 3 जो टीयर होता है उसका ही, एक बार देख लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कम टू पेज नंबर 4.25। अब ये ऐसे घटिया कैटेगरी क्वेश्चन है ना, इतने सिंपल वाले, पर जो एग्जाम में पूछेगा ना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर कुछ तो डिफिकल्ट आया, कुछ तो डिफिकल्ट आया। ठीक है, देख क्या बोलता है, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स। अरे भाई ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करता है ना उसका वर्क फ्लो, मतलब स्टेप बाय स्टेप बता वो ट्रांजैक्शन कैसे होता है। जैसे मिंत्रा में तू लॉग इन करता है या तू लॉग इन स्किप करता है एंड यू कंटिन्यू एज अ गेस्ट, ठीक है, फिर तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट करेगा, फिर तो ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट गेटवे के ऊपर जाएगा, पेमेंट करेगा, फिर वो डिस्पैच होगा, शिपिंग शुरू होगा, तो ट्रैक करते जाएगा, और इफ कैश ऑन डिलीवरी एग्जिस्ट करता है तो भाई तेरे घर तक प्रोडक्ट डिलीवर होगा और तो पैसा पे करेगा। अब देख एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्क फ्लो ऑफ अ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। बच्चा शिट, ये तो मेरे को आता ही नहीं है, पढ़, यूजलेस फेलो, जल्दी पढ़ ले एक बार। खत्म हो गया पार्ट बी भी, सब उड़ जाएगा ऐसे ही। डन, कम टू चैप्टर 4 पार्ट सी, रिस्क एंड कंट्रोल्स। बेटा ये है तो बहुत सिंपल, बट मैं फिर भी बोलूंगा एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, बिकॉज यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है। और प्रॉब्लम क्या है, जो आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल रिस्क एंड कंट्रोल फ्रॉम ईआईएस, उसके बेसिस पे अगर आप आंसर लिखोगे तो आप गलती कर सकते हो। ये रिस्क कंट्रोल बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है ई कॉमर्स वर्ल्ड के रिलेटेड, इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना। सिंपल बहुत है बट दे आर वेरी स्पेसिफिक, सो आई वुड रेकमेंड ऑन लास्ट डे प्लीज रीड दिस रिस्क एंड कंट्रोल फ्रॉम अ ई कॉमर्स वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये काफी स्पेसिफिक नेचर के पॉइंट्स दिए हुए हैं जो एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे एंड यू विल बी एब्सोल्युटली राइट व्हाइल राइटिंग द आंसर। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द रिस्क इन एन ई बिजनेस एनवायरमेंट और अ ई कॉमर्स वर्ल्ड। क्या क्या रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, अब जरा सोचो what can possibly go wrong in a e-commerce transaction। अगर कोई भी एक e-commerce transaction, let's say आपने बहुत कॉमनली सुना होगा like you ordered an iPhone और आपको एक कोई साबुन का पैकेट बना करके कुरियर कर दिया, can I say not receiving the right product or receiving fake products? Like a lot of people have questioned this, that I ordered a original Nike or a Puma shoe and the kind of quality I got, it clearly looks like a first copy. Do you get my point? तो या तो आपको फेक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, अच्छा सर्विस नहीं मिलेगा जो प्रॉमिस किया था, या हो सकता है आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, उसने टिकट नहीं दिया आपको। ये बहुत पहले बहुत ओरिजिनल प्रॉब्लम था, इवन ऑन IRCTC वेबसाइट इट यूज्ड टू हैपन दैट पेमेंट यूज्ड टू प्रोसेस, इट यूज्ड टू गेट डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बट द टिकट वाज नॉट जनरेटेड। इवन इन केस ऑफ मेक माई ट्रिप एंड ऑल, इट यूज्ड टू हैपन वंस अपॉन अ टाइम। नाउ द सिस्टम्स आर मोर स्ट्रीमलाइंड, नाउ इट टेक्स few seconds more but the transactions are streamlined very very properly and rather अभी even अगर पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और ट्रांजैक्शन कैंसिल होता है, majority of the websites they just cancel the transaction immediately and the money hits your account on a real time basis। काफी चीजें इंप्रूव हो गई है बट ये रिस्क लॉजिकल है कि सर हो सकता है कि जो ऑनलाइन हमने पेमेंट किया है, जो ऑनलाइन हमने पेमेंट किया मतलब इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई अग्री टू पे दिस मच अमाउंट फॉर दिस प्रोडक्ट, यू अग्री टू सेल दिस प्रोडक्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वालिटी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं क्या? फिर जो मैंने अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है इन टर्म्स ऑफ माय बैंक डिटेल्स, इन टर्म्स ऑफ माय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स, या मेरा जो पर्सनल डिटेल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्या उसका मिसयूज कर सकते हो, या जो मैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूं वो खराब मिल सकता है। तो बेसिक रिस्क जो है एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड वो लिखी हुई है, ढंग से पढ़ो मेरे साथ में। देखो पहला, द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, दैट इज द बिगेस्ट पॉसिबल रिस्क बिकॉज यू शेयर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड अ Myntra कैन गेट हैक्ड और एनीथिंग कैन गेट हैक्ड। डू यू गेट माय पॉइंट?
Next is quality issues. That means as a customer, you always have a concern. Like for example, if you are, let's say, buying a watch, a very expensive watch, I will always be concerned unless I'm ordering a watch with the official website. So let's say if you are buying a Rolex, and if you are buying, let's say, a Rado, if you're buying from their official websites, then maybe you'll be a little comfortable. But if you're buying it from Myntra, I'm not, trying to be offensive or demotivated regarding Myntra. That might be good, but I will always have this kind of question in my head: is that going to be an original watch, or is it going to be a first copy? Because I doubt myself whether I will be able to understand the difference between both. Next, there can be hidden costs involved. This happens every single time. You book a hotel or you book flight ticket, वो लास्ट में कन्वीनियंस फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पे कुछ ना कुछ ऐड करता ही है. जो तेरे को दिखता है उससे ज्यादा कॉस्ट ऐड होता है. हाँ, nowadays बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो छुपाता नहीं है, कन्वीनियंस फीस तेरे को दिखाता है, मे बी एंड में दिखाता है, बट वंस अपॉन अ टाइम पहले ऐसा होता था कि कन्वीनियंस फीस तो दिखाता भी नहीं था, जब पेमेंट प्रोसेस हो रहा था तब बताता तेरे को वो. तो बेसिकली यूज्ड टू पे सम हिडन कॉस्ट. Next, you need access to internet and there is a lack of personal touch. That is definitely a big problem. But then, I'll tell you what, that is why we have experience stores. So for one-time purchases, the first-time purchases, maybe buying an online experience will not be great. You will have to have, first in-hand experience once, but then eventually it will work. Next, a problem of anonymity. That means who is buying, who is selling, that is the biggest challenge. Repudiation of contract मतलब rejecting the contract. That means आपने पैसा पे किया होगा पर वो disagree करता है कि आपने पैसा पे नहीं किया, या वो अपना साइड का जो टर्म्स वो फुलफिल नहीं करता. Repudiation मतलब होता है rejecting. ठीक है. Lack of authenticity of transaction, that is a big question, because whether this transaction is going to be lawful transaction or not. Now, although all e-commerce transactions are lawful transactions, they can be attacked from hackers. Denial of service, that means you made the payment, the third party has denied you to provide the services, and you might have this kind of problem. The GST complexity, like a lot of e-commerce vendors are not even registered for GST, and you would want the GST credit. Now when you see organization like Amazon also took some time, but they have an Amazon business account separately where they ask you to, so I have an Amazon business account, so if you're making any business related transaction, you need to provide your GST number initially, and it gives you bifurcation. What is the original cost and what is the GST amount, and then the question is whether it is a CGST or IGST. That difference will always be there. So overall ये basic risk हमेशा exist करने वाले हैं. बात समझ में आएगा? 2 मिनट स्पेंड करो. ये जनरल रिस्क है जो ई कॉमर्स एनवायरनमेंट में रहेंगे, और इसके लिए क्या कंट्रोल्स लगाओगे और किस किस के लिए कंट्रोल लगाओगे, दोनों चीज आएगा. तो क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल, एंड किस किस के लिए कंट्रोल, तीनों चीज आने वाली है. फटाफट से पहले रिस्क को पढ़ो जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम. डन. अरे पढ़ा क्या भाई? आगे बढ़े. नाउ डायरेक्टली कंट्रोल्स नहीं लिखे हैं, पहले उन्होंने बताया कंट्रोल्स किस किस के लिए चाहिए.
ये अलग से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मैं जानता हूं उनको, मैं तुमको बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को पूछने में बहुत मजा आता है। देखो, इन अ ई-कॉमर्स बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रोल्स आर नेसेसरी फॉर ऑल पीपल इन द चेन इंक्लूडिंग, दिस कैन बी अ थ्रेटनिंग क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, पर तुम क्या है, जनरल रिस्क कंट्रोल याद रहेगा, किसके लिए कंट्रोल तुमको वो याद नहीं रहेगा, और वो ये 4 मार्क के लिए पूछ लेगा। ऑब्वियसली जो हमारे कंपोनेंट्स है ना, उनसे कनेक्टेड ही लिखा हुआ है। याद है बेनिफिट्स किसके लिए था, बेनिफिट्स यूजर के लिए था, सेलर के लिए था, गवर्नमेंट के लिए था, तो आधे पॉइंट तो वही आ गए, ठीक है। फिर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर पे आ जाएगा, थोड़ा सा जनरल पॉइंट आएंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है सर, सबसे पहले कंट्रोल किसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज सेलर को भी डैमेज होता है यार, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ प्रॉब्लम्स यूजर फेस करता है, इवन द सेलर विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज बहुत सारा फेक सेलर्स आ सकता है, फिर बहुत सारा फेक सेलर ओरिजिनल प्रोडक्ट को कम प्राइस में भी डाल सकता है, तो यू नो बिकॉज ऑफ विच जो जेन्युइन सेलर्स है उनका सेल काफी कम हो सकता है। सो फेक डिस्काउंट एंड प्रमोशनल स्कीम्स भी आ सकते हैं, या सर ऐसा कोई कूपन कोड दे दिया जिसकी वजह से अननेसेसरली ह्यूज या हेवी डिस्काउंट मिलता है आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे, एंड यू नो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इफ दिस इज आउट, लॉट ऑफ पीपल विल प्लेस ऑर्डर्स एंड द लॉस और डैमेज विल बी यू नो फेस्ड बाय द सेलर, इट कैन बी पॉसिबल। फिर सर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन का अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लीगल प्रोडक्ट्स ही बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंट्रोल चाहिए। तो यू नो सो रिस्क इन सब के लिए है, यूजर के लिए भी है, मेरे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। उसके अलावा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, यस, बिकॉज दे आर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि यार जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का आप कनेक्शन यूज कर रहे हो, क्या वो एक सेफ कनेक्शन है, या प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू उनको भी हैक करने का ट्राई किया जा रहा है, एंड समटाइम्स दिस में लीड टू इवन डेटा ब्रीच ऑन देयर एंड एज वेल। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो आपका ये याद है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स है बैकएंड के अंदर, दे माइट आल्सो फेस दिस प्रॉब्लम्स। फिर सर जो लॉजिस्टिक पार्टनर होता है, जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आता है, उनके पर्सपेक्टिव से भी हमें कंट्रोल बनाना पड़ेंगे। एंड ऑब्वियसली सर द मेन इंपॉर्टेंट एरिया द पेमेंट गेटवेज, वेयर वी बिलीव, बिकॉज ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन सारा पैसा इन्वॉल्व वहीं पर रहता है, तो उनके पर्सपेक्टिव से भी हमें रिस्क एंड कंट्रोल को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं ना, वही लिखा हुआ है वापस से, इन सबको दिमाग में रखते हुए हमें कंट्रोल्स को डिजाइन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने इतने डिटेल में कंट्रोल्स नहीं लिखे हैं, पर इतना डिटेल में ये जरूर लिखा है किस किस के लिए कंट्रोल्स बनाने पड़ते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट पीपल और पर्सन्स हु आर पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू कंसीडर ऑल ऑफ देम व्हाइल डिजाइनिंग राइट सेट ऑफ controls: user, seller, government, network service provider, your payment gateways, your logistics service provider, and your technology service provider. Do you get that? Now comes the control part. These will include the following, मतलब क्या controls आप लगाओगे। सबसे common चीज, when you still use a इंटरनेट बैंकिंग, जब आप लॉगिन करते हो, अब लॉगिन करने से पहले वो क्लियरली बोलता है डूज एंड डोंट्स। रादर आज की तारीख में इंटरनेट बैंकिंग में आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, फिर भी लॉगिन नहीं होता है, वो आपको ओटीपी डालने के लिए बोलता है कंपल्सरीली। आई डोंट नो अबाउट अदर बैंक्स, बट कोटक बैंक, HDFC, which I am using, they need to compulsorily put in OTP, only then you enter into a your internet banking डैशबोर्ड, अदरवाइज डायरेक्टली आपको एंट्री नहीं मिलता है। क्यों ऐसा? वो एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर रहा है। तो बेसिकली आप अपने पार्टिसिपेंट को, अपने यूजर को एडुकेट करो कि एग्जैक्टली क्या क्या गलत हो सकता है, आपके कार्ड्स का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपके गलत अकाउंट्स का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, अगर आपको फेक ओटीपीज आ रहे हैं, फेक मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि माय कोटक अकाउंट विल गेट क्लोज इन विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ऐसे फेक मैसेज आ सकते हैं। तो एडुकेटिंग द पार्टिसिपेंट, एडुकेटिंग द यूजर इज द बिगेस्ट पॉसिबल कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। नेक्स्ट, communication of organization's policy to its customers. Every website, go to Amazon, Flipkart, on their websites उनका रिफंड पॉलिसी क्या है, उनका शिपिंग पॉलिसीज क्या है, उनका ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया हुआ है, एंड वो कैसे प्राइवेसी इंश्योर करते हैं, ये सब कुछ उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि मेरे यूजर को पता रहे एग्जैक्टली व्हाट एम आई रियली बेटिंग ऑन व्हेन आई एम डूइंग दिस। लाइक फॉर एग्जांपल नाउअडेज एप्पल वो सिर्फ प्राइवेसी को ही बेच रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई डिस्कवर्ड दिस दैट if you're trying to send a picture through WhatsApp or something, it always asks you, मतलब आपके जो फोटोज आपके आईफोन के अंदर है और जब व्हाट्सएप से आप एक पिक्चर सेंड करते हो, आपको पूछता है क्या इस पिक्चर के लिए आप एक स्पेसिफिक पिक्चर का एक्सेस देना चाहते हो व्हाट्सएप को टू सेंड दिस पिक्चर, या डू यू वांट टू गिव एक्सेस ऑफ एंटायर गैलरी। वो आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन तक पूछता है कि स्पेसिफिक फोटो का एक्सेस देना है या पूरे गैलरी का एक्सेस देना है। आई डोंट नो वेदर यू गाइस नोटिस दिस और नॉट, आई डिड नोटिस दिस दैट नाउ द प्राइवेसी इज टेकन really seriously, at least by some companies, in which I believe is going to be very very important selling point for them. Next,
ensure compliance with industry body standards. Obviously we have Information Technology Act in terms of my food and all, we have ISI marking and all. आपको उन सबका compliance तो ensure करना पड़ेगा. अब देखो ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इस पे ICAI ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है. इस पॉइंट पे देखो हेडिंग क्या है, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन. इंट्रूजन मतलब थर्ड पार्टी उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने का ट्राई करेगा. मतलब रेगुलरली चेक करते जाओ वायरसेस के लिए, दैट ऑल योर ई प्लेटफॉर्म्स आर वायरस फ्री. इज एनीवन ट्राइंग टू हैक इनटू योर ट्रांजैक्शंस. रेगुलरली आस्क योर यूजर्स टू चेंज देयर पासवर्ड्स. रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेजते जाओ आप. सेंसिटिव डेटा को और अच्छे तरीके से सेफली सिक्योर करने का ट्राई करो. एंड जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके बारे में डिटेल्स को आप रेगुलरली चेक करते जाओ. ये स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क के लिए. तो ICAI कभी कभी ऐसा करता है, मैं आपको बता रहा हूं. हाँ, क्योंकि इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया है तो मेरे को लगता है ये कंट्रोल्स पे शायद वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट कंट्रोल्स किसके लिए बनाना होता है वो क्वेश्चन जरूर आ सकता है फॉर अ 4 मार्क. दैट एक ई कॉमर्स एनवायरमेंट में किस किसके लिए कंट्रोल्स डिजाइन करना जरूरी है. तो कंट्रोल्स तो बिल्कुल सिंपल है. एडुकेटिंग द पार्टिसिपेंट हो गया, ठीक है. पॉलिसी जो कम्युनिकेट करो, इंटरनेशनल बॉडी स्टैंडर्ड्स जो उनको फॉलो करो, एंड इंट्रूजन से रोकने के लिए आपने कुछ बेसिक स्टेप्स दिमाग में रखने चाहिए एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल्स को आपके बुक्स में इंक्लूड किया है एंड रिस्क को इंक्लूड किया है. बट मोर इंपॉर्टेंटली किसके लिए कंट्रोल बनाना चाहिए वो भी इंक्लूड किया है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. एंड रिस्क के ऊपर भी जरूर एक MCQ बन सकता है, बट आई डोंट सी दैट they asking question on controls once again because recently they asked this question. देखो EIS में नॉर्मली ऐसा होता है, हालांकि मैं बोलता हूं कि जो एग्जाम में आएगा उसको छोड़ो मत, बट नॉर्मली उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो. जो ऑलरेडी आ चुका है वहां पे चांसेस कम होता है आने का फ्रॉम अ 4 मार्क और 6 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू. MCQ में आ सकता है, पर वो तूने अगर पढ़ लिया तो MCQ में तो आंसर दे सकता है आराम से. अरे समझा क्या? पढ़ो, खत्म हो गया ऑलमोस्ट पार्ट सी भी. साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताता हूं आपको मैं, बट उसके अलावा पार्ट सी का इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया. रिस्क कंट्रोल किसके लिए कंट्रोल, जल्दी पढ़ो. डन. Now, what is cyber security risk? In simple terms, all your e-commerce transactions, उनके लिए अलग टाइप के नए IT रिस्क आ चुके हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, earlier stealing was entering into someone's house and taking the money. Now you don't even have to enter someone's house. Rather, you don't even need to enter the country. Like someone sitting somewhere, at one, part of the world can actually intrude any of the banking accounts and probably take out the funds from that account to, let's say, any other banking organization. It is possible. So I'm just trying to say there are different set of risk altogether. And e-commerce world, there are, a lot of parties involved. So risk is not just for the e-commerce platform owner. The risk is also for the user, because user के bank details, like majority of the websites, we save our credit card details, we save our, let's say,
user ID passwords. We save our personal details. So can I say they're always under a threat that maybe a user can lose their important data, maybe a retailer or the seller can lose their important data, or an e-commerce platform owner can lose an important set of data. So that is why there are a lot of direct and indirect risks involved when it comes to cyber transactions, and that is why the risk is called as cyber security risk. अगर आपको याद है SA 315 मैंने आपको पढ़ाया था, we talked about different types of risk. मैंने आपको ऑडिट में एक चैप्टर पढ़ाया था, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. वहां पर याद है आईटी रिस्क क्या थे? अनऑथराइज इंसान एक्सेस करेगा, अनऑथराइज इंसान चेंजेस ले देगा डेटा को, समझ रहे हो? अनऑथराइज इंसान सिस्टम को चेंज कर देगा पूरा का पूरा, मैनुअल इंटरवेंशन हो जाएगा, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा हो जाएगा. ये सब बेसिक हमारे आईटी रिस्क थे. सेम आईटी रिस्क को यहां वापस से रिपीट किया हुआ है. दिस इज एक्चुअली SA 315 फ्रॉम ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स तुम्हारे चैप्टर नंबर 6 से भी मैच होते हैं इन योर ऑडिटिंग सब्जेक्ट. तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हो. आई डोंट सी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम EIA subject point of view. Maybe in audit they can ask you, and that we have already discussed in detail. ठीक है, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो. कम टू पार्ट D, which is the most difficult one, digital payments, and they've asked questions here. पहले भी पूछा है 2-3 बार. सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं. फिर भी फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, तो सर ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे वो हमारे पास में क्या थे? क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया. ना उसके बियॉन्ड हम जा चुके हैं, रादर मेजॉरिटी चीजें ना अभी इंटरमिंगल्ड हो चुकी है. सो वी हैव योर UPI बेस्ड पेमेंट्स, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस. NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, which is actually an entity under the under the गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ RBI. तो RBI इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने UPI क्रिएट किया and RuPay banaya, which is actually a competitor for my Visa and MasterCard. And UPI is so brilliant that majority of the transactions, like I'm very comfortable with doing UPI transactions because they're simple and it doesn't take a lot of time to process the transaction. You don't have to carry your card anywhere. If you just have your phone, it's very simple. Like for example, if you're booking a flight ticket, when you come to the payment portal, वहाँ पे option होता है through UPI. You click on UPI, वो आपको आपका UPI एड्रेस पूछेगा. इफ यू रिमेंबर द UPI एड्रेस, और देयर इज अ QR कोड ऑप्शन जो और भी आसान है. फ्रॉम योर गूगल पे और अ फोन पे, जस्ट स्कैन द QR कोड, इट रीडायरेक्ट्स द ट्रांजैक्शन. just click on pay, it's done, and within few seconds वो automatically process करके real time basis पे आपको tickets बना के दे देता है. तो it's very very simple. Can I say UPI से पहले हमारे पास में आया था IMPS, that is immediate payment service. I told you about this, that it doesn't require any manual approval. तो IMPS is basically real time transaction. ये batch processing system नहीं होता है. Immediately, मतलब मैंने up to let's say 1 lakh or 2 lakh, it used to be 2 lakh once upon a time, it was reduced to 1 lakh now if I'm not wrong by RBI. So up to 1 lakh if I have to make a transfer to any bank account, it can take place on a real time basis without any approval required. Next, मोबाइल एप्लीकेशन. तो you have भीम UPI का मोबाइल ऐप है, गूगल पे एग्जिस्ट करता है तुम्हारे पास में, फिर HDFC का मोबाइल ऐप अलग से एग्जिस्ट करता है, ICICI बैंक का है, हर एक बैंक का रहने वाला है. Mobile wallets is your basically e-wallet concept which you have in the form of Paytm, Freecharge, SBI Buddy, MobiKwik, etc. etc. आधार enabled payment services सोच रहे आएगा, पर मेरे को लगता नहीं है. देखो, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च. आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड बिकॉज कोई जरूरत ही नहीं है. आधार से लिंक्ड हमारा बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. वी ऑलरेडी हैव UPI which is working seamlessly, so it's there theoretically. In real life it is not required. Now द एरियाज जहां पर आज भी इंटरनेट नहीं है, जहां पर सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं है, नॉर्मल फोन है, वहां पर एक सर्विस इज कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. मतलब बेसिकली फ्रॉम योर नॉर्मल cellular data, not even the 2G 3G required, the basic normal mobile data what you have, आप *99# प्रे करके बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हो इन सम अकाउंट्स एंड ऑल. दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन लॉट ऑफ रूरल एरियाज, बट इसकी जरूरत अब नहीं है बिकॉज एवरीवन हैज अ स्मार्टफोन. एंड आई बिलीव अक्रॉस द वर्ल्ड द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स एंड द acceptability is becoming so simple that I don't think this is going to be relevant anymore. But yes, ये USSD गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था उन एरियाज के लिए जहां पर स्मार्टफोन या इंटरनेट का एक्सेस आज भी नहीं है. तो नॉर्मल मोबाइल डेटा से, जो मोबाइल डेटा मतलब इट्स नॉट ऑल्सो इंटरनेट, जो बेसिक नॉर्मल सेलुलर नेटवर्क जो हम यूज करते हैं टू कॉल पीपल, उससे भी आप आसानी से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो. यस बेटा, इट कंज्यूम्स टाइम, बट जिनके पास में जेन्युइनली टाइम है और रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए ठीक है यार. Obviously Tejas, it is very time consuming, but it was not made for people like you and me who believes it time consuming. It was made for people who don't have other resources. You need to understand किसके लिए create किया था. Then traditional methods, the most difficult one, e-wallet. Freecharge, Paytm हो गया.
कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आई डोंट थिंक मेरे को तुमको डिफरेंस बनाने की जरूरत है। नेट बैंकिंग, ये सब कुछ ट्रेडिशनल हो गया है। अभी लेटेस्ट जो है वो यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स है। एडवांटेजेस क्या है? इजी एंड कन्वीनियंट, यस। पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर, एब्सोल्युटली राइट। आपको रिफंड्स, गवर्नमेंट इसको डिजिटल पेमेंट्स को और सपोर्ट कर रहा है, तो आपको फ्यूल्स के ऊपर सरचार्ज और कंपोनेंट रिफंड कर देता है, इंश्योरेंस प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है, मतलब अलग अलग टाइप के आपको फ्रीबीज दे रहा है ताकि आप उससे कनेक्टेड रहो। रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा बिकॉज सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ओवरऑल रिस्क कम रहेगा ऐसा बोलने के लिए ठीक है, बट ओवरऑल सिक्योरिटी रिस्क ज्यादा भी है, तो ड्रॉबैक्स के अंदर भी आएगा। सो द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट इज वेरी हैवी। ओवर स्पेंडिंग इज वेरी कॉमन बिकॉज पूरे आपकी जिंदगी के सारे पैसे ना आपके पास में इमीडिएटली एक्सेसिबल है, तो इसीलिए शायद ओवरऑल स्पेंडिंग हो सकता है। दैट स्पेंडिंग पावर, स्पेंडिंग थ्रिफ्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड इट कैन बी स्टिल डिफिकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन। आई डू अग्री, बट आई थिंक नाउ थिंग्स आर बिकमिंग सो सिंपल दैट कोई भी आसानी से समझ सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। ये ड्रॉबैक्स है डिजिटल पेमेंट्स के। मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता बेटा, बिकॉज ऑलरेडी ये जो नए मेथड्स ऑफ द न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, इसमें क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है 4 मार्क्स के लिए। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको आना चाहिए, यू नेवर नो, दे कैन स्टिल आस्क यू दिस क्वेश्चन। सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फिर भी एक बार पढ़ लेना, वो जो मेथड्स थे दे आर टाइम पास। ठीक है, एक बार 2 मिनट स्पेंड कर लो, गो थ्रू दिस, इफ यू आर कंफर्टेबल विल प्रोसीड। Done? Are you guys awake? सुनो, ये जो पार्ट ए बी सी डी था, यहां पर हायर साइड में 4 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक दे वर नॉट लाइक द एरियाज वेयर दे लास्ट यू 6 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू 4 मार्क क्वेश्चंस। 6 मार्क क्वेश्चन के लिए अगले जो 2 पार्ट है, पार्ट ई एंड पार्ट एफ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक 6 मार्क क्वेश्चन आता ही है। कभी कभी दे गेट कैरिड अवे, दे इवन आस्क अ ब्लडी 8 मार्क क्वेश्चन, ऐसा एक आध बार ही हुआ है, डोंट गेट स्कैर्ड। बट 6 मार्क क्वेश्चन कैन बी वेरी वेरी कॉमन फ्रॉम पार्ट ई एंड एफ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं आपको ना, ये पार्ट में डिवाइड करने का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? आईसीआई ने पार्ट में डिवाइड नहीं किया, पर मुझे लगता है वो डिवाइड करके थोड़ा सा आपका जो अप्रोच है वो बेटर हो सकता है, एंड जब थियरी सब्जेक्ट है वहां और बेटर अप्रोच हो जाता है। तो कैन आई से ये चारों के चारों रेलेवेंट है फ्रॉम अ 4 मार्क क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां दोनों में एक अच्छा 6 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, रादर आज तक नॉर्मली वहीं से पूछा गया है। अदर कंप्यूटिंग वंस अगेन देयर कैन बी हायर साइड 4 मार्क क्वेश्चन और अ 2 मार्क क्वेश्चन जो पहले पूछते थे, उसके अलावा ये गाइडलाइंस एकदम टाइम पास है। तो बेसिकली हमें बहुत ज्यादा फोकस यहां दोनों पे करना है। अब यहां पर थोड़ा आप स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट हो सकते हो, क्योंकि हर बार 6 मार्क क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं से आया है। तो कैन आई से इनमें से मेजर इसमें है क्या हमारे पास में? वर्चुअलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एंड ग्रीन कंप्यूटिंग है। 5 ही चीजें हैं। 5 में से इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, मोबाइल कंप्यूटिंग पे 8 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड आई थिंक जो बचा है वो ग्रिड कंप्यूटिंग बचा है, ग्रीन कंप्यूटिंग बचा है, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग बचा है। क्लाउड पे भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, बट आउट ऑफ 5 इन 2 पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो लोग। तो आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए ग्रिड कंप्यूटिंग के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, एंड ग्रीन कंप्यूटिंग के ऊपर। बिकॉज नॉर्मली अगर आप मुझे पूछोगे दे डोंट रिपीट द क्वेश्चन, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतना कुछ है पूछने के लिए। चैप्टर्स आर ह्यूज, दे कैन डेफिनेटली आस्क अ न्यू क्वेश्चन एवरी सिंगल टाइम। नाउ आई डोंट नो वेदर द अ पर्सन हु सेट्स द पेपर
क्या वो लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर देखता है क्या कंपल्सरी? आइडियली उसने देखने चाहिए टू मेक अ डिसीजन कि हमने कोई क्वेश्चन आसानी से रिपीट तो नहीं कर दिया एटलीस्ट ना थियोरेटिकल पेपर। तो आप बहुत स्मार्टली का सोचो तो यार यहां पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड आई टेल यू व्हाट, वो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज वो इतना लेंदी तरीके से लिखा है, पर एक्चुअली जो एग्जाम क्वेश्चन होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आई विल शो यू द क्वेश्चंस आल्सो एंड आई विल शो यू द आंसर्स आल्सो, दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पार्ट ई और एफ अच्छे से हो सकता है। मैं वहां पर टाइम इन्वेस्ट करूंगा काफी, ई और एफ को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं बताऊंगा भी आपको, एंड देन पार्ट जी तो उड़ा देंगे फटाफट से, डोंट वरी। वहां पे तो क्या है, एक ही क्वेश्चन है नॉर्मली जो पूछा जा चुका है वो है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, BYOD, उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे पार्ट जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता बिकॉज IoT क्या है, IoT के एप्लीकेशन एरियाज क्या है, क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, BYOD क्वेश्चन बन चुका है, तो यहां पे चांसेस तो काफी कम है क्वेश्चन पूछने के। rather मेरे को लगता है फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहां 6 मार्क क्वेश्चन जो एज ऑलवेज बनता ही है, जो रिमेनिंग एरियाज में बनता है, यहां पर भी दिस आई डोंट थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव रिस्क कंट्रोल एंड मे बी अ 3-tier architecture or maybe in e-commerce they can ask you the benefits of e-commerce, the components of e-commerce। थोड़ा स्मार्टली अगर लास्ट डे पढ़ोगे तो आप आराम से इस चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर भी सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, एंड यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स। यार ये स्कोरिंग चैप्टर है, यहां पर आप गलती नहीं कर सकते हो। और तुम मजाक मजाक में सोचो ना यार, यू हैव टेक्निकली रीच पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क का, एक एक चीज खत्म किया मैंने पूरा का पूरा रिवीजन के अंदर बोल रहा हूं वापस। फिर ये है चैप्टर 1 पूरा पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 भी खत्म हो जाएगा, और 5 तो ना इतना टाइम पास है ना, उसमें तो बेसिक बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बेसिक्स ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन, दैट्स इट। मतलब वहां तो आरबीआई के फंक्शन पूछे एग्जाम में बहुत बार, तुम समझ रहे हो क्या मेरा बात, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस पूछे, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रो अवे क्वेश्चन आता है मेजॉरिटी टाइम। हाँ एक आध ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या पूछेगा, आईटी कंट्रोल्स इन अ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो बेटा, ये बहुत सिंपल है, बस चैप्टर का अप्रोच सही होना चाहिए तुम्हारा। बात समझ में आएगा जो मैंने बोला? आगे बढ़े, ओके लेट्स गो टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज पार्ट ई। पहला वर्चुअलाइजेशन है, आई एग्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज एमसीक्यू में अभी भी आ सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन? इफ यू आस्क मी दीज टू कॉन्सेप्ट्स, व्हिच टू कॉन्सेप्ट्स, वर्चुअलाइजेशन एंड ग्रिड कंप्यूटिंग, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लाइक अगर आप मुझे पूछोगे ग्रिड कंप्यूटिंग एक ओवरऑल ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है जो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है, मतलब आई वुड से ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ far more common terminology which actually includes a very basic concept that is called as virtualization. What is virtualization? Virtualization का मतलब होता है इन सिंपल टर्म्स, लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल बार बार दिया है, नॉर्मली आप जब एक कभी भी लैपटॉप परचेस करते हो, अगर मैं बोलता हूँ लैपटॉप के अंदर आपके पास में अगर सेकेंडरी स्टोरेज इज 1 TB, उस 1 TB को आप मल्टीपल ड्राइव्स में डिवाइड कर सकते हो, यू कैन हैव अ ड्राइव डी, ड्राइव ई, ड्राइव एफ, आप क्या कर रहे हो, पार्टीशनिंग कर रहे हो, तो आपको टोटल रिसोर्सेज 1 TB दे दिया, उसको आप क्या कर रहे हो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, और मे बी हर अलग अलग ड्राइव को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, या सेम तरीके से आप अलग अलग ड्राइव के अंदर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाहते हो। तो बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज पार्टीशनिंग, दैट मीन्स इट अलाउज यू टू कन्वर्ट योर फिजिकल रिसोर्सेज इनटू वर्चुअल रिसोर्सेज। तो आप क्या कर रहे हो, पार्टीशनिंग आसान होगा अगर वो वर्चुअली आपके पास में रिसोर्सेज बन जाए, तो मतलब वो एंटायर 1 TB मुझे वर्चुअल फॉर्म में मिला जिसको मैं पार्टीशन कर सकता हूं, उस पार्टीशन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। इससे क्या होता है, मेरा यूजिबिलिटी इंप्रूव होता है, मेरा एक्चुअली यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है, मेरे पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि यार क्या मैं एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता हूं क्या। लाइक आई यूज्ड टू बी शॉक्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13, on that time, the first time when I saw someone having a MacBook, I asked them a question, how can you run Windows on a Mac? They said it's possible. It's because of virtualization. Do you get my point? Basically, partitioning of your storage, partitioning of your network capability, partitioning of your processing capability in such a way that there can be a better utilization of your existing resources. उसको हम बोलते हैं virtualization. ये एक logical तरीके से आपके फिजिकल रिसोर्सेज को वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है ताकि आप उसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है वर्चुअलाइजेशन का। मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया था दैट द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड व्हिच एक्चुअली वर्क्स इन दिस फील्ड इज VMware। मैंने आपको एग्जांपल दिया था VMware का, दे आर द वन हु आर द पायनियर इन वर्चुअलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। दिया था कि नहीं दिया था एग्जांपल? VMware बोला था कि नहीं बोला था? चलो पढ़ाते, बहुत सिंपल है यार ये तो।
देखो वर्चुअलाइजेशन करता क्या है? द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन लाइज इन पार्टीशनिंग, मतलब ये डिवाइड करता है एक सिंगल फिजिकल सर्वर को इनटू मल्टीपल लॉजिकल सर्वर, ताकि हर लॉजिकल सर्वर अपने आप में इंडिपेंडेंट तरीके से एक्ट कर सकता है। देखो वंस द फिजिकल सर्वर इज डिवाइडेड, ईच लॉजिकल सर्वर कैन रन अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली। मतलब बेसिकली आपका रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, रादर देन बाइंग 10 devices to run 10 different operating system. Rather you can have probably 2 or 3 devices which can take care of all 10 operating system. That is the best part of virtualization. Do you get my point? एक काम करो फटाफट से इन दोनों पॉइंट को पढ़ो, ये दोनों पॉइंट समझ में आता है क्या? जल्दी से पढ़ो इन दोनों पॉइंट को। अब सुनो मेरा बात। इफ आई से कि आपने एक फिजिकल सर्वर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, टोटल कैपेसिटी जो है वो सेम है, इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड कर दिया। लुक एट द अदर वे अराउंड ऑल्सो नाउ, एट अ ब्रॉडर लेवल इन अ ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास में ऐसे अलग अलग 5 अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। अगर मैं बोलता हूं इन सबको मैं डिवाइड कर सकता हूं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, कैन आई से लुक एट द अदर वे अराउंड। पहला क्या था, एक फिजिकल सर्वर को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं इनका कंसोलिडेशन भी कर सकता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई बिलीव आई नीड द कंप्यूटिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ दीज 3 टुगेदर टू रन अ एप्लीकेशन, the virtualization will allow me to even consolidate my servers. So it's not just partitioning into or dividing into small parts. Even those small parts can be consolidated because basically क्या कर रहा है तेरे को, एक डैशबोर्ड बना के दे रहा है। मैं तो हमेशा बोलता था, याद है तेरे को एग्जांपल दिया था, एक दे समथिंग कॉल्ड एज हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर इज योर, यू कैन से मैनेजर फॉर योर सर्वर। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इन अलग अलग सारे डिवाइसेस को एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करोगे। उस डैशबोर्ड में दिखाएगा आपके पास में डिवाइस 1 2 3 4 5 है, इंडिविजुअल कैपेसिटी x y z ये सब एग्जिस्ट करता है। उसके अंदर भी पार्टीशनिंग कर सकते हो आप डिवाइस x को x1 x2 x3। नाउ इन टोटलिटी आपके पास में अवेलेबल कितना है, इतना अवेलेबल है। नाउ आई कैन यूज देम इंडिविजुअली और आई कैन यूज देम ऑन अ कंसोलिडेशन लेवल आल्सो। सो द मेन पार्ट जो अगर आप मुझे पूछोगे व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज आई कैन डिवाइड देम व्हेन आई वांट देम, आई कैन कंसोलिडेट देम व्हेन आई वांट देम। कैन आई से दिस गिव्स मी अ फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज माय रिसोर्सेज इन अ फार मोर बेटर वे देन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल सिचुएशन। आई डोंट हैव टू गो टू रेस्पेक्टिव कंप्यूटर टू ट्रांजैक्ट, दे ऑल आर कनेक्टेड। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इन पांचों में क्या करूंगा, ग्रिड में कनेक्ट कर दूंगा। तो वर्चुअलाइजेशन से ही ना ग्रिड कंप्यूटिंग बना। ग्रिड कंप्यूटिंग मतलब क्या, दैट मींस connecting computing resources along with a grid. That means they all are part of same network. Now I can use all of them together, or I can use them one on one, or I can use partly one partly two. So that's the kind of advantage I have in terms of flexibility. तो virtualization एक basic concept है जिससे overall grid computing बनाया गया है। थोड़ा बात समझ में आ रहा है क्या, grid computing और virtualization क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इन दोनों का डिफरेंस समझने में तकलीफ आती है। एटलीस्ट तुम्हें समझ रहेगा कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वर्चुअलाइजेशन था, बट उसको ब्रॉडर लेवल पे जो टर्मिनोलॉजी बना के दिया है, जो यूटिलिटी के लिए दिया है, वो ग्रिड कंप्यूटिंग बना दिया है। थोड़ा बात समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या यूजलेस फेलोज? हाँ तो सर अब आप वर्चुअलाइजेशन को अप्लाई कैसे करते हो, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज? देखो इसी पे क्वेश्चन पूछा ऑलरेडी। पहला पॉइंट देखो क्या बोला है, सर्वर कंसोलिडेशन। दैट मींस यू कैन कंसोलिडेट। तो मेरे पास में कंसोलिडेशन का ऑप्शन भी है, पार्टीशनिंग का ऑप्शन भी है। तो कैन आई से नाउ देयर इज अ प्रॉपर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल टू वर्चुअल। मतलब मेरे जो इंडिविजुअल फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको मैंने वर्चुअल डिवाइसेस में कन्वर्ट कर दिया। वर्चुअली मैं कुछ भी प्ले कर सकता हूं। दैट्स द एसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इतना डायनेमिक क्यों होता है? क्योंकि आप अपने कोडिंग से उनको किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हो। फिजिकल हार्डवेयर विल ऑलवेज हैव लिमिटेशन, बट सॉफ्टवेयर इज द वन विच एक्चुअली helps you in get away with those limitations which you have because of hardware. तो देखो virtual machines are used to consolidate many physical servers into fewer servers which in turn can host multiple virtual machines. So consolidation of all servers is possible. That is the best part. Second, disaster recovery. Now since they all are consolidated, so can I say in times of disaster I can easily take a backup on multiple servers on a real-time basis. Rather in Facebook, in all bigger organizations, there are a lot of
thousands of backup servers, can I say, which keeps on creating backup with each or other, ताकि in case of any disaster situation, recovery can take place on a real time basis. Can you see, virtual machines can act as a hot standby. That means standby option मतलब वो आपके लिए as a reserve option है जो immediately will take a position in case of any disaster. So they can do the backup and restore function on a real time basis. That is the best advantage of virtualization. Third one, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. अगर आपको कोई नया प्रोग्राम टेस्ट करना है, उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए मुझे जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए वो एक डिवाइस के पास में नहीं है, 3 डिवाइस को मर्ज करके आएगा. तो रादर देन बाइंग अ सुपर कंप्यूटर, probably merge these 3 devices and use that for testing and training purposes. This kernel development is a term when you are designing a new software program. उसका जो you can say कोडिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हम कर्नल डेवलपमेंट बोलते हैं. नॉर्मली व्हेन यू आर डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यू नीड टू कीप ऑन टेस्टिंग इट टू फाइंड द बग्स, व्हिच इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन, बिकॉज आपके पास में सारे सर्वर्स कंसोलिडेट हो चुके हैं. देन लास्ट 2 पार्ट्स आर सेम, पोर्टेबल एप्लीकेशंस. नाउ देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जहां पर आपको कुछ बेसिक फाइल इंस्टॉल करना पड़ता है आपके डिवाइस पे. तो आप क्या बोलते हो, यार मेरे को पूरा फाइल है मेरी डिवाइस पे इंस्टॉल नहीं करना है, मेरे वर्चुअल मशीन में एक ड्राइव पे इंस्टॉल कर लिया मैंने, उसके बेसिस के ऊपर मैं ये सॉफ्टवेयर रन कर लूंगा, ये एप्लीकेशन रन कर लूंगा. वंस द एप्लीकेशन का यूटिलिटी इज ओवर, आई विल डिलीट दोस फाइल्स. मतलब आई डोंट हैव टू रियली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन एवरी सिंगल डिवाइस अगेन एंड अगेन. आई कैन यूज दोस मिनिमम टेम्प फाइल्स एंड यूज दैट सॉफ्टवेयर ऑन एनी ऑफ द सिस्टम्स. मतलब मेरे को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन में लेने नहीं पड़ते हैं, मल्टीपल लाइसेंसिंग में लेने नहीं पड़ते हैं. आई कैन टेक प्रॉब्ली 1 or 2 लाइसेंसेस एंड यूज इट फॉर माय रेस्पेक्टिव डिवाइसेस डिपेंडिंग अपॉन माय रिक्वायरमेंट. तो कैन आई से ये एक ओवरऑल एप्लीकेशन एरिया या कहां आप यूज कर सकते हो वर्चुअलाइजेशन को, उसके एग्जांपल्स दिए हैं. ट्रस्ट मी, वी हैव गॉन टू अ फार मोर डिफरेंट लेवल. हमने इसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से मर्ज कर दिया है, इसको हमने बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो फाइनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हमारे कस्टमर के पास में, उससे मर्ज कर दिया है. नाउ इट्स गॉन टू अ डिफरेंट लेवल. ये बहुत थियरिटिकल, बहुत बेसिक लेवल लिखा हुआ है, ये नया वर्जन नहीं है. बट ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है आपको समझ में आएगा एटलीस्ट. तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन एरियाज आना चाहिए. ये एप्लीकेशन एरियाज एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी. नाउ टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, बेसिक 3 टाइप्स होते हैं. पहला, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. मतलब जो आपको फिजिकल हार्डवेयर है उसको ही आप डिवाइड कर लोगे मल्टीपल पार्ट्स में. सो मे बी 1 सिंगल डिवाइस, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस एंड यू कैन रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन 1 सिंगल डिवाइस. एंड आपको इसके लिए उस डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है. उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप एक डिवाइस को पार्टीशन कर सकते हो मल्टीपल पार्ट में. उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक हाइपरवाइजर मिलेगा जो आपके लिए सॉफ्टवेयर मैनेजर कहलाएगा. देखो, hardware virtualization or platform virtualization refers to creating of virtual machines which acts like a real computer with a respective operating system. तो can I say, एक कंप्यूटर में विंडोज भी चला सकते हो, लाइनक्स भी चला सकते हो, और कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. द बेसिक आइडिया इज टू कंसोलिडेट many small physical servers into one large physical server so that the processor can be used more effectively. And sir, इसको सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल मशीन जो क्रिएट करता है ना, उसमें जो मेन होस्ट हार्डवेयर है, वो जो मेन सॉफ्टवेयर मैनेजर है, वो कहलाता है हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर, जो आपको सारे वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने में हेल्प करता है. ये प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मेमोरी, अदर सब कुछ आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा. ये है बेसिक मेरा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. समझा क्या? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन बेसिकली एक डिवाइस को वर्चुअलाइज करना, मतलब एक फिजिकल डिवाइस को वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट करना और फिर उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना. सेकंड इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था. अब जब एक लीज लाइन कनेक्शन या कोई कनेक्शन एक कंपनी लेता है, तो आइडियली विथ ऑलमोस्ट यू कैन से 1 सिंगल प्लेस वो पूरा नेटवर्क आने वाला है. नाउ दिस विल बी स्प्लिटेड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या होगा अगर उसका प्रॉपर बाइफर्केशन नहीं किया मैंने, तो क्या होगा? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इवन इन मैरियट, इफ यू वांट नॉर्मल वाईफाई सर स्पीड, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री मिलेगा. बट अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए अलग से लॉगिन करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया है. उनके पास जो टोटल बैंडविड्थ है उसको उन्होंने जनरल बैंडविड्थ में एक 20% डाल दिया, बचा हुआ 80% उन्होंने अलग अलग लोगों को डिवाइड करके दिया है इन स्पेशल बैंडविड्थ एरियाज. अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, यू पे 5,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 5-10 days एंड यू विल गेट अ हाई स्पीड बाय लॉगिंग इन माय स्पेसिफिक वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क. तो मतलब आप अपने बैंडविड्थ को भी अलग अलग लोगों के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए डिवाइड कर सकते हो. ये भी एक नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एग्जिस्ट करता है. देखो, इट इज द मेथड ऑफ कंबाइनिंग available resources in a network by splitting up available bandwidth into multiple channels. और हर किसी को इंडिपेंडेंटली आप असाइन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. किस डिपार्टमेंट को ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए वैसे आप असाइन कर सकते हो. मैंने आपको ये सब एग्जांपल दिए हैं, याद आ रहे हैं क्या कुछ? सेम मेरिट का एग्जांपल दिया होगा मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आर यू इवन देयर?
And I'll tell you how I understood all this. It's basically by asking questions to right people. Like in Marriott, when I went there and he said, "Sir, आपको better speed मिल सकता है." मैंने बोला better speed कैसे मिलेगा? How is that possible? If I have the same device and it's again same Wi-Fi connection, मेरे को कैसे better network मिल सकता है? Then he explained, sir, this is a dashboard. So when I give you this user ID password, you shift from this department to this department, and because of this department the bandwidth allocation is very high and the number of users are very small, so you will definitely get a far more better bandwidth sitting at the same spot. You don't even have to move anywhere on the same device. ठीक है. थर्ड, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, जिसका सबसे पहले एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि कैसे आप एक अपने ड्राइव को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल. तो देखो बेटा, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, एप्लीकेशन एरियाज क्या है, ये पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है. अगर क्वेश्चन बनना है तो मेरे हिसाब से मे बी टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन पे बनेगा, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना. अगर एग्जाम में वर्चुअलाइजेशन में आया तो मेरे को लगता है चांसेस कम है वर्चुअलाइजेशन में आने का, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक वंस ऑलरेडी इन द एग्जाम. कंपेरेटिवली चांस कम है, बट अगर आया तो कॉमन टाइप्स पे ज्यादा चांस है, तो ज्यादा फोकस यहां करना. तीन ही है सिंपल जो आपको बताए हैं, हार्डवेयर, नेटवर्क एंड स्टोरेज. अभी गुड. एक काम करो, 5 मिनट स्पेंड करो आराम से, पूरा गो थ्रू करो, वर्चुअलाइजेशन समझ में आया क्या? अगर हाँ तो आगे बढ़ेंगे. डन. अच्छा मेरा बात सुनो. अभी वर्चुअलाइजेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, इन दोनों पे क्वेश्चंस आ गए हैं. ग्रिड कंप्यूटिंग को डिस्कस करने में टाइम लगेगा एंड आई वुड वांट थोड़ा आराम से जाएंगे, तो एक काम करते हैं फटाफट से पहले
मोबाइल कंप्यूटिंग उड़ा देते हैं बिकॉज उसमें कुछ है नहीं, बहुत टाइम पास चीज है। एक ही चीज था जिसपे उन्होंने ऑलरेडी 8 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मेरे को कोई उम्मीद लगती नहीं उस पर क्वेश्चन आने का, इसलिए उसको फटाफट से उड़ा देते हैं। फिर हम ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज मुझे लगता है वहां पर एक अच्छा 6 मार्क क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले टाइम के अंदर आना चाहिए। तो लेट्स क्विकली गो टू मोबाइल कंप्यूटिंग, उसको फटाफट उड़ाते हैं जल्दी से। कम टू पेज नंबर 4.50। ये मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है? कुछ नहीं, सिंपल यार, जितने भी तुम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ना यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस, सो बेसिकली जो पहले आप एक लैपटॉप एक सिस्टम को यूज करते थे, समझ रहे हो मेरा बात, वो कहलाता था आपके लिए नॉर्मली एक डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटिंग, मतलब यूजिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूजिंग अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। नाउ दिस इज शिफ्टेड टू अ मोबाइल डिवाइस और अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वो बेसिकली मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाता है। तो ये बेसिकली तुमको बोल रहा है कि उस मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर अगर आप चाहते हो मोबाइल कंप्यूटिंग सक्सेसफुली दुनिया भर में काम करे, जो ऑलरेडी कर रहा है, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, तो यू नो व्हाट ऑल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर अ इफेक्टिव मोबाइल कंप्यूटिंग टू वर्क, नंबर 1। नंबर 2 आपसे पूछेगा क्या क्या एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस है मोबाइल कंप्यूटिंग के, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग बेसिकली अनेबलिंग दोज ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस यूजिंग योर मोबाइल डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल कंप्यूटिंग। देखो, इट रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी that allows transmission of data via a computer but without having to be connected to a fixed physical line। जैसे हमारा डेस्कटॉप एक फिक्स्ड फिजिकल लाइन से कनेक्टेड रहता है, तो आपको अब कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप आईपैड के थ्रू, फोन के थ्रू वो सेम काम कर सकते हो जो आप एक नॉर्मल डेस्कटॉप के थ्रू करते थे। दिस इज कॉल्ड एज मोबाइल कंप्यूटिंग, दिस इज नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो बेसिकली मोबाइल कंप्यूटिंग विल अलाउ यू to transmit data from remote locations to other remote or fixed locations। wow, it has given you so much freedom। what are the components? ठीक है भाई, सबसे पहले मुझे बताओ क्या लगेगा तुम्हारा मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल का डब्बा चाहिए तुमको कंपल्सरीली। अब मोबाइल के डब्बे से कुछ नहीं होने वाला, हार्डवेयर के अंदर to make the hardware useful you need to have a software also, so you need to have a operating system। so can I say second is your mobile software and sir operating system भी है, पर अगर सिम कार्ड नहीं है और नेटवर्क नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ में क्या चाहिए आपको? मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए। वो तीनों अगर रहेंगे तो ये मोबाइल कंप्यूटिंग काम करेगा एकदम बेसिक लेवल, मतलब एकदम बेसिक लेवल। तुमको स्ट्रेस लेने का ही नहीं है, तीनों का मतलब पता होना चाहिए, एक एक लाइन लिखा काम हो जाएगा। मैं बोलता हूँ चांस ही मेरे को बहुत कम लगता है बिकॉज एक ही एरिया पे क्वेश्चन बनता था जो उन्होंने पूछ लिया। देखो इधर आओ, बेनिफिट्स अभी डिस्कस करेंगे, जो लिमिटेशंस है ना जो बहुत भर भर के लिखे हुए हैं, इसी पे 8 मार्क का क्वेश्चन आया था। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है और क्या क्या लिमिटेशंस होती है, आई शो यू क्वेश्चन आल्सो। पहले एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? सिंपल बेनिफिट है यार, मतलब पहले मुझे एक डेस्कटॉप के अंदर ज्योग्राफिकल लोकेशन का लिमिटेशन था, मेरे को यहीं से बैठ के काम करना पड़ेगा। कैन आई से इट प्रोवाइड्स मोबाइल वर्कफोर्स जिसका रिमोट एक्सेस है। रादर नाउ इट डजंट मैटर ज्योग्राफिकली मेरा एम्प्लॉय कहां बैठा है, मेरा सप्लायर कहां बैठा है। व्हाट मैटर्स इज कैन आई कम्युनिकेट टू देम seamlessly and can I get the work done? Time zones and all that doesn't matter according to me. Now people can work 24/7 as per their convenience. Like people are working from home and I believe in the coming 2-3 years work from home will become a very normal culture even after this pandemic, because that is what organizations would have realized that okay, even right employees can get the work done by not even visiting office. You'll be shocked. I have a lot of friends who work with McKinsey, Deloitte Consulting and all. They have not gone to their offices for years. They go to either client place or they work from home. It's very, very common. Pandemic has not taught this. This was the consulting world which used to work like this. Now because of pandemic, even a lot of other people have started doing that. Next, एक एम्प्लॉय अपना वर्क ऑर्डर का स्टेटस इमीडिएटली अपडेट कर पाएगा। जनरल चीजें वो सर, कोई भी फैसिलिटीज को, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, समझ रहे हो मेरा बात। एंड सर इससे हमारा ओवरऑल इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगा बिकॉज द फोर्स विल नॉट बी ऑन द लोकेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव विल बी गेटिंग द वर्क डन। बिल्कुल बेसिक से बेनिफिट्स लिखे हुए, वर्थ नॉट इवन वर्थ आस्किंग, नॉट इवन वर्थ रीडिंग अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, लिमिटेशन क्या है? पहला चीज जेन्युइन प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। वी माइट हैव एवरीथिंग बट स्टिल bandwidth is still a problem। bandwidth मतलब within a given period of time, that let's say within a second कितना डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। अभी भी बोलने के लिए 3G 4G सब है, बट आधे जगह पे नेटवर्क नहीं आता है, हमको बार बार कॉल करना पड़ता है। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ऑल्दो इट हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट, security standards. So you may have a VPN and all, but still the biggest challenge still is I still believe intrusion on a mobile device is easier in comparison to a desktop. The reason clearly being, in a desktop you are normally connected with your LAN, and where I believe the intrusion is not that simple, but in case of a wireless network it's pretty easy comparatively. Next, power consumption एक problem है, ठीक है। Transmission interferences, example देखो, weather, terrain, nearest signal point वगैरह नहीं होगा, या टनल्स वगैरह में some buildings में रिसेप्शन नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे नेटवर्क नहीं आता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस कि आप ज़्यादा एक्सेसिव फोन का इस्तेमाल करोगे तो
कुछ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. नेक्स्ट, ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइसेस. आज भी हमको फोन के अंदर टाइप वाइप करना कंफर्टेबल नहीं है. देखो, स्क्रीन्स एंड कीबोर्ड्स टेंड टू बी स्मॉल, इट इज डिफिकल्ट टू यूज देम. बीकॉम लेवल, लिटरली बीकॉम लेवल. एंड ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं 8 मार्क के लिए. ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है. पढ़ो फटाफट से, टाइम पास है. आई शो यू द क्वेश्चन जल्दी. जस्ट रीड व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग, रीड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग. अंदर कंटेंट नहीं पढ़ा तो चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करते मेरे को सकता है इस पार्ट में. तो बहुत ही चिल्लर है. एक बार ऊपर पर से देखो, उड़ा दो. तो वर्चुअलाइजेशन और मोबाइल कंप्यूटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बचे हुए 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डन. लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस. जो अभी तक डिस्कस किया उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं ना. सी, क्वेश्चन नंबर 4, रीड पार्ट बी. सबसे पहले, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स. वेरी डिफिकल्ट. हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन. मैंने याद है अभी पढ़ाया था तुमको, कंट्रोल के अंदर आखिरी वाला पार्ट था. लाइक रेगुलर चेक ऑन वायरसेस, हैकर्स. याद है क्या मैं तुमको पढ़ाया था, पेमेंट गेटवेज. आ जाओ पार्ट बी. पहले ई कॉमर्स क्या होता है, जनरल. उसके बाद ई कॉमर्स बिजनेस कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंट्रूजन फ्रॉम फॉलोइंग मेथड्स. Regular check on viruses, regularly updating your software packages to avoid hackers. Password protection is very important. Regular software updates, knowing the details of your payment service provider contract. Specific पूछता है, मैं तुमको बता रहा हूँ. ये नवंबर 19 में है, 4 मार्क के लिए. समझा क्या? और वो स्टैंडर्ड लाइन पिक करता है तुम्हारे मॉड्यूल से, इसलिए मॉड्यूल को जितनी बार पढ़ोगे ना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा. मैं तुमको बता रहा हूं, उधर से ही स्टैंडर्ड लाइन पिक करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा. और जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि इधर आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो. मैं तुमको लॉजिकली बता रहा हूं, बिकॉज आई बिलीव दैट कैन बिकम अ वेरी इजी इन लॉजिकल क्वेश्चन. ये मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन है. ये देखो, 3 टियर आर्किटेक्चर बताया था तुमको मैंने. एप्लीकेशन लेयर इस चैप्टर नंबर 2 में सेम पढ़ाया था ना तुमको मैंने. अरे याद है क्या? सेम चीज पढ़ाई थी, 3 टियर आर्किटेक्चर इन चैप्टर नंबर 2. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है. रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पढ़ाया था तुमको मैंने. इसमें एक क्वेश्चन जो दूसरा आया था वो BYOD पे था, ब्रिंग योर ओन डिवाइस. वो आगे आएगा. सो दिस वाज अ 4 मार्क क्वेश्चन. देयर वाज अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज आल्सो फॉर 4 मार्क. 4 मार्क के लिए पूछा उन्होंने, वो भी देखो. एवरी बिजनेस डिसीजन इज अकम्पनीड विद अ सेट ऑफ थ्रेट्स, सो इज BYOD. सो व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद BYOD प्रोग्राम. पढ़ाऊंगा तुमको आगे. एप्लीकेशन रिस्क, नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, टाइम पास. 4 मार्क के लिए. तो 6 मार्क क्वेश्चन आए नहीं नवंबर 19 में, सिर्फ 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे from this chapter. Then May 19 attempt. May 19 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया. देखो IoT पे क्वेश्चन पूछा, एप्लीकेशन एरियाज फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बताऊंगा आगे. फिर CRM पे क्वेश्चन आया. ठीक है.
चैप्टर 4 पे क्वेश्चन किधर है? ये भी टाइम पास है। चैप्टर 4 पे क्वेश्चन आगे रहेगा। देखो, रीड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। देखो 8 मार्क का क्वेश्चन है। Mobile computing is an important and rapidly evolving technology, nice, that allows users to transmit data from remote location to other locations. जो तुमको आता है वो क्वेश्चन में लिखा है। Being a communication expert, wow. Identify the limitations in current scenario that impede or hesitate users to use this technology frequently. Basically limitation लिखने का है तेरे को। देखो सीधा limitations of mobile computing। Definition में नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि definition खुद उसने क्वेश्चन में लिख दी है। सिर्फ limitation, insufficient bandwidth, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, पावर कंजम्पशन, ट्रांसफर। अब तुम मेरे से आर्ग्यू करेगा, सर 8 मार्क का क्वेश्चन है पर पॉइंट तो 60 है इसके अंदर, कैसे डिवाइड करेंगे? तुमको काहे को टेंशन लेने का भाई? तेरे को जितना था उतना लिखना है यार, तू क्यों टेंशन लेता है? इलॉजिकल है, मैं मानता हूं, 6 मार्क के ऊपर डिजर्व नहीं करता। मैं तो 4 मार्क के लिए भी ना पूछूं एक्चुअली में। समझा क्या तेरे को मेरा बात? तेरा काम नहीं है टेंशन लेना, तेरा काम है भाई मेहनत करके क्वेश्चन का आंसर लिख के आने का। अब तेरे को एटलीस्ट इतना ज्यादा पढ़ने का समझ में आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट में फेल होने का टेंशन नहीं है। हाँ 80-90 लाना तो तकलीफ है, क्योंकि तेरे को बहुत याद करके जाना पड़ेगा। गेटिंग अ 50, 60, 70 इज वेरी इजी, इट्स प्योरली योर लॉजिक। यस बेटा, आप लिख सकते हो मोबाइल कंप्यूटिंग का डेफिनेशन। लिखने की जरूरत क्या है? टेंशन क्या है? क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर देने का वहां पे, क्या दिक्कत है? बिंदास लिखो ना, ज्यादा लिखने में कोई पाप नहीं है इन एएसएसएम। कम लिखने में प्रॉब्लम है। बात समझ में आया क्या? वो मैच करेगा बैठ के तेरे आंसर और इस आंसर में। डेफिनेशन मिला इधर नहीं है, कोई बात नहीं, 0 मार्क्स दे देगा डेफिनेशन के लिए, वैसे भी 0 है। हाँ यहाँ जो 6 पॉइंट मिल गए पूरे के पूरे, तो विल गिव यू 8 मार्क्स एंटायरली। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट इन अ थियरी पेपर। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? देन नवंबर 18, देखो, subsequent to demonetization, one of your elderly neighbor who was using traditional digital methods like cards, net banking, asked for your help to know about various new methods. क्या केस स्टडी बनाया, मजा आ गया, दिल कुछ खुली है इसने। Identify and explain various new methods of digital payments for him. देखो यूपीआई एप्स, IMPS, भीम, कौन समझाए? ये भीम भी यूपीआई है, जान दे। मतलब मोबाइल वॉलेट भी इनडायरेक्टली यूपीआई है, कौन समझाएगा? पर इनको जाने दे यार। आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो तेरे मॉडल में लिखा वो मेरे को छाप के देने का। समझ रहा मेरा बात? तो ये तेरा आंसर हो गया, खत्म। फिर एक और क्वेश्चन था, डिस्कस वेरियस एप्लीकेशन एरियाज फॉर वर्चुअलाइजेशन। तो पहले वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, फिर याद है सर्वर कंसोलिडेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। देखो सर्वर कंसोलिडेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशन या पोर्टेबल वर्कस्पेसेस, डिजास्टर रिकवरी, खत्म। अरे टाइम पास है यार, तुमको बता रहा हूं सच्ची में, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, टाइम चाहिए बस। हाँ ये सबसे आसान सब्जेक्ट है पास होने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ टेंशन वाला बात ही नहीं, जितना बस है उसको ढंग से पढ़ने का। टाइम नहीं हो, हाँ तुम टाइम डिवोट नहीं करेगा तो फिर लग जाएगी। समझा क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है, सुनो मेरा बात अभी। सो हमने पार्ट ABCD खत्म कर दिया, ई के अंदर भी मोबाइल कंप्यूटिंग खत्म कर दिया, वर्चुअलाइजेशन खत्म कर दिया। तो ई में 2 बचते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ग्रीन कंप्यूटिंग, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है हमारे लिए क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद तो बेसिक है, BYOD क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह क्या है, दोनों पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस अटेम्प्ट स्पेसिफिकली, बट स्टिल हम उसको एक बार एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेंगे एंड विल फिनिश ऑफ चैप्टर 4। सो my objective is we'll take a break now for lunch. After that today there will be one more session, only one more session, so we'll not need a evening session. हम एक 2 to 4:30 तक सेशन लेंगे, उसमें बचाव पार्ट खत्म करेंगे। चैप्टर 5 ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मैं तुमको बस बताऊंगा कि भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना, उतना उतना एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। एंड दैट इज हाउ विल फिनिश ऑफ EIS टुडे। उसके बाद में टुडे आई थिंक EIS होने के बाद में अभिषेक सर विल टेक रिमेनिंग 1 or 2 सेशन जो उनको लेना है लॉ के लिए। And once all the sessions are over, I will take one more session on audit now, because I think
EIS सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका है, समझ रहे हो मेरा बात। ऑडिट मैंने पहले बहुत डिस्कस किया था बट काफी टाइम हो गया उसको। थोड़ा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, लास्ट डे प्रिपरेशन कैसे होगा ऑडिट के अंदर, ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां फोकस करना चाहिए एंड ऑल, विल टेक वन सेपरेट सेशन ऑन ऑडिटिंग एंड दैट विल बी द लास्ट सेशन फ्रॉम माय साइड आई थिंक बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो ऑडिट सेशन कब लेना है मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा डेफिनेटली ऑन दी ग्रुप। बट आज वील हैव वन मोर सेशन फ्रॉम 2 to 4 टू फिनिश ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड आई विल गिव यू हाइलाइट्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। Are we good? Yes or no? Let's take a break for lunch, then we'll meet at 2 o'clock once again. Thank you.